और अगर मैं अपने ही अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकती इस पद में रहते हुए, तो मैं इस पद में रहना उचित नहीं समझती हूँ, क्योंकि अगर मैं अपने अधिकारों के लिए लड़कर मैं प्राप्त नहीं कर सकती तो फिर मैं किसी के लिए भी नहीं कर पाऊंगी। इसीलिए कल दिनांक 22 जून 2023 को जीएडी से मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से पत्र प्राप्त हुआ था और आज तहसीलदार के माध्यम से ये पत्र प्राप्त हुआ है। इस पत्र के आलोक में मैंने अपना इस्तीफा प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा है कि मेरी जो धार्मिक आस्थाएं हैं, सर्वधर्म प्रार्थना करने की, और जो मेरा मौलिक अधिकार है कि अपने घर के उद्घाटन में अपने परिवार के साथ, अपने बच्चे, अपने माता पिता, अपने पति के साथ रहने का जो मेरा अधिकार है, अगर यह अधिकार मुझे नहीं मिलता है तो मैं इस पद पे नहीं बने रहना चाहती हूँ। आज मैं अपने अधिकारों के लिए लड़ी हूँ। यह आयोजन जो है सर्वधर्म का आयोजन है। यह आयोजन सर्वधर्म गुरुओं के द्वारा किया जाएगा, तो यह अवश्य होगा। और इसमें बहुत सारी भ्रमित बातें चल रही है कि यह जो इस्तीफा है यह किसी राजनीतिक कारणों से मैं दे रही हूं, तो मैं साफ तौर पे इससे इनकार करना चाहती हूं कि यह इस्तीफा किसी भी राजनीतिक कारण से मैं नहीं दे रही हूं। दोस्तों, ये जो वीडियो आप लोगों ने अभी देखी है, इसके बारे में मैं आप लोगों से अभी बात करूंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये एक इशू है खासकर एक सिविल सर्वेंट के लिए। बाकी आज है 30 जून, देखते ही देखते आधा साल आप लोगों के हाथों से निकल चुका है। कैसा रहा ये आधा साल, यानी कि 6 महीने कैसे रहे? अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि आप लोगों को रेट करना है इन 6 महीनों को, आप लोगों को 10 में से नंबर देने हैं इन 6 महीनों को, तो कितने नंबर आप लोग इन 6 महीनों को दोगे कि इतने नंबर देंगे भाई साहब, ये 6 महीने इस तरीके से हम लोगों ने यूटिलाइज किए। और कोई ऐसी कमी जो आप लोगों को खल रही है, यार ये चीज़ करनी थी इन 6 महीने में नहीं हुई, तो वो आगे आने वाले 6 महीनों में अगर आप लोग करना चाहें तो वो कौन सी ऐसी चीज़ होगी जिसके ऊपर आप लोग काम करना चाहोगे? क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि अभी आधा साल गया है और आधा साल आप लोगों के हाथ में है। तो आप लोगों ने देखा होगा, एक बात बोली जाती है भगवत गीता के अंदर में, यथा दृष्टि तथा सृष्टि, यानी कि जैसा चीज़ों को आप लोग देखना चाहो वैसे ही चीज़ें आप लोगों को दिखाई देती हैं। तो कईयों को लगेगा यार आधा साल निकल गया, पूरी ज़िंदगी जो है ऐसी ही चली गई, हमारी कुछ नहीं होने वाला है, ये हो गया नेगेटिव तरीका सोचने का। कईयों को ये लगेगा कि यार आधा साल अभी बचा हुआ है, बहुत कुछ कर सकते हैं, 6 महीने में भाई साहब बहुत कुछ किया जा सकता है, तो ये हो गया पॉजिटिव तरीका सोचने का। तो आप लोगों को अपना जो सोचने का तरीका है वो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा किसी भी चीज़ के लिए, अगर आप लोगों को ऑप्टिमिस्टिक होना है। तो 30 जून है आज, तो आज आप लोगों के सामने काफ़ी शानदार मैं डिस्कशन करने वाला हूं, जिसमें कई सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है वो हम लोग कवर करेंगे बहुत ही तसल्ली के साथ में। और इसी के साथ में जो आप लोग का एंड वाला पोर्शन है वो मुझे लग रहा है कई सारे बच्चे काफ़ी सारे कमेंट कर रहे हैं कि सर मज़ा आ रहा है, खासकर जो शॉर्ट न्यूज़ है एंड के जो अभी आप लोगों के लिए नई लगाई गई हैं, तो अच्छे से एंजॉय करना। इंपॉर्टेंट न्यूज़ डालेंगे यहाँ पर, बेसिकली उसके अंदर में स्टेट की न्यूज़ होगी, पर्सन इन न्यूज़ भी होगा, डिफेंस की भी न्यूज़ होगी, साइंस एंड टेक की भी न्यूज़ होगी जो कि आप लोगों को रेगुलर चाहिए, इकोनॉमी की भी न्यूज़ होगी, एक अवार्ड के बारे में डिस्कस करूंगा, नेशनल भी न्यूज़ होगी, मतलब बहुत कुछ तमाम न्यूज़ होगी। एंड तक अगर आप लोग इसको कंप्लीटली देखेंगे तो क्या करना है, टकटकी लगाकर देखना है और इसी के साथ में एंजॉय करना है कंप्लीट वीडियो को, तो आप लोग अच्छे से एंजॉय कर पाओगे। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जिनके बारे में मैंने कल आप लोगों से डिस्कशन किया था, आज इनका नाम आप लोगों से पूछ रहा हूं तो बताना जरूर। मैंने कई सारी बातें इनके बारे में डिस्कस की थी। अभी थोड़ा सा मैं बातें करता हूं जो स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को वीडियो दिखाई उसके बारे में, पर लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग अपना डिसिप्लिन टेस्ट भूल जाओगे। ठीक है, डिसिप्लिन टेस्ट जरूर बताना कि आप लोग के कितने नंबर आए हैं 5 में से, जो कि डेली आप लोग डिसिप्लिन टेस्ट की टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, अपनी एक्सरसाइज करना, थोड़ा सा गुनगुना पानी करना, वो पीना, बेसिकली अपना शेड्यूल बनाना, पुराने शेड्यूल को रिकॉल करना। और इसी के साथ में अगर इनमें से कुछ भी नहीं किया है तो एक तो काम करना ही है जिससे एटलीस्ट 0 नंबर नहीं आएंगे वो क्या है, इमीडिएटली वीडियो को लाइक करना। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें कम से कम बेइज्जती फील नहीं होगी, कम से कम 1 नंबर तो ले ही लो है मतलब कहने का है कि सारी चीज़ें अच्छे से फॉलो करो तो लाइफ को एंजॉय करोगे आप लोग, वरना फिर चीज़ें ने नेगेटिव सेंस आने लगती है कि यार कुछ नहीं हो पा रहा है। तो सिस्टमेटिक वे में चीज़ों को आगे लेकर चलो। अब बात करते हैं स्टार्टिंग की वीडियो को। ये काफ़ी बड़ा एक एथिकल इशू भी आप लोगों को देखने को मिलता है। एक साइड में इंसान की ड्यूटी है और एक साइड में इंसान का रिलीजन है, तो किस तरीके से चीज़ों को लेकर चला जा सकता है। यानी कि वो बोला जा रहा है उनके द्वारा कि मैं अपने रिलीजन को फॉलो कर रही हूँ, अपनी जो एक आस्था है उसको फॉलो कर रही हूँ, अगर उसके लिए मुझे छुट्टी नहीं मिल रही है तो ये मेरे मौलिक अधिकार का हनन है। तो इसके चलते इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। तो मध्य प्रदेश की बात की जा रही है यहाँ पर, वो क्या है, लोकल इशू क्या है, वो एक अलग चीज़ होगी। पर लेकिन हम लोग एथिक्स के पॉइंट ऑफ से अगर यहाँ पर देखते हैं तो एक साइड में रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जो ड्यूटी वो निर्वाह कर रही थी, और एक साइड में यहाँ पर उनका खुद का रिलीजन हो गया। तो अगर आप लोग अगर उस पोजीशन पर उस टाइम पर होंगे तो आप लोग किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करोगे
और कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि आप लोगों की जो एक तरीके से उस पर्टिकुलर पोस्ट पर बने हुए आप लोगों को करनी चाहिए। तो इसमें मैं आप लोगों की राय जानना चाहूँगा। तो इसके बारे में सोचना जरूर, क्योंकि जब एथिक्स के क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में तो इसी तरीके से आप लोग ये बनते हैं। वो जानना चाहते हैं कि आप लोग इस मुद्दे को कैसे सोचते हैं और किस तरीके से आप लोग इसको लेकर चलना चाहते हैं। तो एक छोटा सा थॉट जरूर देना इसके ऊपर और बताना जरूर कि आप लोगों की क्या राय है इसको लेकर। एक इंपॉर्टेंट डे है और ये इतना इंपॉर्टेंट डे है, एक पर्टिकुलर एग्जाम होता है असिस्टेंट कमांडेंट का, ठीक है, जिनके जो फर्स्ट रैंकर थे उनसे हम लोगों ने बातें भी की थी। तो जब ये पर्टिकुलर पेपर मैंने देखा था तो उसके अंदर में कई बार नहीं गैप पर यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो पोर्ट से रिलेटेड और एक एस्ट्रॉयड, एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके बारे में बार बार पूछी जाती है एस्ट्रॉयड बेल्ट के बारे में। तो यहाँ पर 30 जून को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है ताकि यहाँ पर चीज़ों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जा सके। तो इससे रिलेटेड यहाँ पर बेसिकली हम लोग बात करेंगे। अभी रिसेंटली यहाँ पर बात की जा रही है, एक पर्टिकुलर लोकेशन है, कहाँ पर है, साइबेरिया के अंदर में, जिसको यहाँ पर बोला जाता है यहाँ पर तुंगुस्का, ठीक है। तो यहाँ पर एक इंसिडेंट देखने को मिला था, एक बहुत बड़ा गड्ढा हो गया है, ठीक है, ऐसा कुछ गड्ढा हो गया था। यहाँ पर ये मानते हैं कि उल्कापिंड आकर गिरा जिसकी वजह से एक गड्ढा यहाँ पर देखने को मिलता है। तो उसी के चलते अवेयरनेस फैलाई जाती है इस एस्ट्रॉयड के बारे में, एस्ट्रॉयड बेल्ट के बारे में, कि ऐसा कुछ देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अब तक का हिस्ट्री में मोस्ट हार्मफुल यहाँ पर पृथ्वी के ऊपर इंपैक्ट देखने को मिलता है यहाँ पर ये जो ये साइबेरिया रीजन के अंदर देखने को मिला था। जो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बार बार आप लोगों से पूछा जाता है वो पूछा जाता है एस्ट्रॉयड बेल्ट के बारे में। तो ये कई बार पूछा जाता है कि एस्ट्रॉयड बेल्ट जो है वो कहाँ पर देखने को मिलती है। तो याद रखना ये मार्स और जुपिटर के बीच में आप लोगों को ये बेल्ट देखने को मिलती है, ये जो पर्टिकुलर आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ये हमारे सारे ग्रह हैं जो कि आप लोगों को यहाँ पर इस पिक्चर में दिखाई दे रही हैं। तो मार्स और जुपिटर के बीच में एस्ट्रॉयड बेल्ट आप लोगों को नजर आती है, तो इससे रिलेटेड है यहाँ पर ये, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर कई बार इंटरव्यू के अंदर में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या हम लोगों को पॉलिटिक्स जो है वो कॉलेजेस के अंदर पढ़ाई जानी चाहिए। आप लोगों ने पॉलिटी का नाम सुना होगा, तो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट नॉर्मली पढ़ाया जाना चाहिए या फिर नहीं। तो यहाँ पर इंटरव्यू का क्वेश्चन भी था, एक पर्टिकुलर बंदे से मेरी बात हो रही थी, उनसे क्वेश्चन पूछा गया था कि पॉलिटिक्स होती है कॉलेजेस के अंदर में, क्या ये जरूरी है। अगर आप लोग देखोगे हिस्ट्री उठा के, बहुत सारी स्कूल के अंदर में जो पॉलिटिक्स में बेसिकली पार्टिसिपेट करते थे वो देश के अच्छे पॉलिटिशियन और लीडर बने आगे आके। तो पॉलिटिक्स पढ़ाना कोई गलत चीज़ नहीं है, उसी से आज से देश का भविष्य बनेगा। तो अगर कॉलेज में ही, स्कूल में ही ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी अगर इंसान समझने लगे तो एक अच्छा पॉलिटिशियन आगे चल के बन सकता है, ठीक है, देश को एक सही डायरेक्शन में लेके चल सकता है, एक महान नेता अपने देश को मिल सकता है। 30 जून को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है, बेसिकली इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटरिज्म। तो यहाँ पर इसी के बारे में पार्लियामेंट्री सिस्टम किस तरीके से गवर्नेंस का एक अच्छा सिस्टम है, एवरीडे लाइफ को कैसे इंप्रूव करता है दुनिया के अंदर में, वो दिखाने की कोशिश की जाती है इसके थ्रू। तो ये बेसिक सिस्टम है यहाँ पर, ठीक है। आप लोगों को क्या लगता है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमारे देश के अंदर में जो आप लोग देखते हो वो सही है या फिर प्रेसिडेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए थी। पार्लियामेंट में आप लोग कभी भी डायरेक्टली आप लोग बेसिकली अपने नेता को नहीं चुनते हो। जैसे नहीं, पार्लियामेंट के जब इलेक्शन होते हैं तो आप लोग अपने प्राइम मिनिस्टर को कभी नहीं चुनते हो, आप लोग हमेशा अपने सांसद को चुनते हो, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चुनते हो, या फिर स्टेट के अंदर में एमएलए यानी कि विधायक को चुनते हो। तो डायरेक्ट आप लोग प्राइम मिनिस्टर या फिर प्रेसिडेंट को नहीं चुनते, वो फिर अपना लीडर बनाते हैं अपने आप में से, जो यहाँ पर पीएम या फिर सीएम बनता है। पर प्रेसिडेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आप लोगों को देखने को मिलता है डायरेक्ट प्रेसिडेंट चुनते हैं, जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में होता है। तो क्या हमारे देश में भी ऐसा ही कुछ होना चाहिए, इसमें आप लोगों की क्या राय है, आप लोगों को बताना है। तो देखता हूं आप लोग इसको कैसे सोचते हो, ठीक है। तो सोचने का तरीके से पता चलता है कि इंसान इस चीज को कैसे लेकर चल रहा है। तो बेसिक से इंफॉर्मेशन है, कोई भी कंफ्यूजन इसको लेकर नहीं होना चाहिए, ठीक है। दोस्तों एक कहावत आप लोगों ने सुनी होगी कि बाप जो है वो बाप होता है। 12 साल बाद यहाँ पर कहीं ना कहीं उस चीज़ को हमने साबित कर दिया, जो लंबे समय तक यहाँ पर जिसका फ़ायदा जो है वो पाकिस्तान उठा रहा था, अब पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल नाक की सीध में चलेगा। आखिर क्या इस आर्टिकल के अंदर में बड़ा ही शानदार और एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर, जो कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को भी समझाता हुआ आप लोगों को नजर आएगा। तो काफ़ी तसल्ली में हम लोग इसको डिस्कस करने वाले हैं। इंडियन एक्सप्रेस के अंदर भी काफ़ी डिटेल में किया गया कवर, और बाकी कई सारे और भी जो बेसिकली न्यूज़पेपर हैं उनके द्वारा भी काफ़ी अच्छे से इसको कवर किया गया। अभी है क्या पूरा मुद्दा मैं आप लोगों को समझाता हूँ। एक रिपोर्ट आती है इंटरनेशनल लेवल पर, जिस रिपोर्ट में हमारे देश का नाम दिया जाता है ओनली इस रीजन की वजह से, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में जो टेररिस्ट हुआ करते थे वो हमारे देश के बच्चों को वहाँ पर बेसिकली इंक्लूड किया करते थे, उनको हथियार चलाना सिखाया करते थे और उनका मिसयूज़ किया करते थे। तो ओनली जम्मू एंड कश्मीर में इन हरकतों की वजह से
इंटरनेशनल लेवल पर हमारा जो नाम आया करता था 2010 से इस रिपोर्ट के अंदर में, जो कि यूएन प्रस्तुत करता था कि जो बच्चे हैं खासकर जो आर्म कॉन्फ्लिक्ट में, यानी कि जहां हथियार बंद कई बार यहां पर एक तरीके संघर्ष होते हैं, वहां पर हमारे देश का नाम आता था रीजन जम्मू एंड कश्मीर की वजह से। और अभी इंडियन गवर्नमेंट ने यहां पर अपना नाम यहां से निकलवा लिया है। आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल हो पाया, तो ये हम लोग जानेंगे अभी। यानी कि 13 साल बाद हमारा नाम जो है वो इसमें से हटा है, वरना कॉन्टिन्यूस हमारा नाम जो है वो इसमें आ रहा था। और जैसे हमारा नाम इसमें आ रहा था, भाई साहब पाकिस्तान का मजा आ रहा था। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि खुद पाकिस्तान का नाम इसमें है। तो यानी कि एक तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि कहते हैं ना कि पहले अपने गिरेबान में झाँक लो तब हमें बोलना। तो पाकिस्तान कहता हमारा गिरेबान तो वैसे ही फटा हुआ है, हम के झाँके, पर तुम्हारे गिरेबान में जरूर झाँकेंगे। हम जो ऐसे देशों के साथ में हमारा नाम रखा जाता था कि हमको कई बार लगता था कि यार बड़ी बुरी कंडीशन है, जैसे बुर्किना फेसो हो गया, कैमरून हो गया, लेक चैड बेसिन हो गया, नाइजीरिया, पाकिस्तान, ये देखो ठीक है, फिलीपीन हो गया। यहाँ पर कई बार क्या कहते हैं, बच्चों को ट्रेन किया जाता है उनको आर्मी में या फिर आर्म कॉन्फ्लिक्ट में यूज करने के लिए। तो उसके चलते यहाँ पर बहुत सारी जो ऐसी रिपोर्ट्स आती हैं उसमें इन देशों का नाम प्रस्तुत किया जाता था। पर लेकिन हम लोग खुद बच्चों को ट्रेन नहीं कर रहे थे, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में जो टेररिस्ट है वो बच्चों को ट्रेन कर रहे थे। और उसकी वजह से यहाँ पर हमारी जो आर्मी थी कई बार उन बच्चों को पकड़कर जेल में डाल देती थी। तो जैसे ही हमारी आर्मी जो है उन बच्चों को जेल में डालती थी, तो इसके चलते हमारा नाम जो है इस रिपोर्ट के अंदर में देखने को मिलता था कि इंडिया के अंदर में जो बच्चे हैं उनको आर्म कॉन्फ्लिक्ट में इंक्लूड किया जाता है। और बड़ी ही बुरी कंडीशन देखने को मिलती थी यहाँ पर। इसकी वजह से कहीं ना कहीं एक ऐसा देश जो कि आप लोग बोल सकते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला देश बन चुका है आज के डेट में, ऐसी चीज़ों की वजह से हमारी बेइज्जती होती थी इंटरनेशनल लेवल पर। और खासकर नाम किस में आता था? रिक्रूटमेंट होते थे हम लोग, हमारा नाम इसमें आता था कि हम लोग रिक्रूटमेंट कर रहे हैं बेसिकली अपने देश के बच्चों का उस पर्टिकुलर आर्म कॉन्फ्लिक्ट के अंदर में। तो ये रिपोर्ट जो है कहीं ना कहीं इस तरीके के आर्म कॉन्फ्लिक्ट में बच्चों का इस्तेमाल करने से रोकती है। तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग इसके बारे में भी फिलहाल बातें कर रहे हैं कि हमारा नाम इसमें से बाहर कैसे निकला। तो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा काफ़ी एफर्ट लगाए गए। उन्होंने समझाया कि आज की डेट में जो बच्चे हैं यहाँ पर जो पकड़े जाते हैं आर्म फोर्स के द्वारा, आर्म फोर्स उन बच्चों को रिहेबिलिटेशन करती है। उन बच्चों का रिहेबिलिटेशन करती है मतलब हम लोगों ने कई सारे ऐसे प्रोग्राम चला रखे हैं जिससे कि आर्म फोर्स जो है उन बच्चों के साथ में सही से ट्रीटमेंट करें। ये प्रोग्राम जैसे कि ट्रेनिंग ऑफ द सिक्योरिटी फोर्स की कैसे बच्चों को प्रोटेक्ट करना है, यानी कि हमारे देश के जो बच्चे हैं उनको कैसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना है, इसके लिए हम लोग अपनी आर्म फोर्स को ट्रेन करते हैं। इसी के साथ में जो पैलेट गन्स होती हैं सिक्योरिटी फोर्स जो पहले यूज किया करती थी, क्योंकि गोली तो मार नहीं सकते पर लेकिन अगर कोई पत्थरबाजी कर रहा है तो यहाँ पर पैलेट गन यूज की जाती थी। पैलेट गन कुछ ऐसी आप लोगों को देखने को मिलेगी, आप लोगों ने देखा होगा जो शूटिंग वगैरह जो गेम में इस्तेमाल करते हैं, ये इस तरीके की इसके अंदर में छोटी छोटी बुलेट्स होती हैं। मेरा एक फ्रेंड था, उसने कुछ दिनों के लिए शूटिंग की थी, तो तब मैंने यहाँ पर इनको पहली बार देखा था। तो ये बहुत ही छोटी छोटी सी होती है पर लेकिन इनके अंदर इतनी क्षमता होती है कि कम से कम एक पक्षी को ये मार सकती हैं। ठीक है, तो किसी इंसान को लगती थी, कभी किसी की आंख फूट जाती थी, बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिलती थी। तो क्या हमारे देश के अंदर में हम लोग इनको यूज कर सकते हैं? आज की डेट में भी यूज कर सकते हैं, पर लेकिन आप लोगों को इसके लिए एक प्रॉपर लाइसेंस लेना पड़ेगा। लाइसेंस के साथ में आप लोग इसको यूज कर सकते हैं यहाँ पर कॉम्पिटेटिव स्पोर्ट्स के अंदर में। और छोटे छोटे एनिमल्स हैं इनके, चिड़िया वगैरह, उनको मारने के लिए भी कई बार इसका शिकार करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका भी इस्तेमाल जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं सस्पेंड कर दिया था, क्योंकि इसकी वजह से कई सारे बच्चों की आंखें फूटती थी और सारी दिक्कतें देखने को मिलती थी। इसी के साथ में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, ये एक ऐसा कानून है हमारे देश में जो कि बच्चों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। अगर उसके साथ में कुछ गलत होता है तो उनकी केयर की बात करता है कि बच्चों को सही से हम लोग रख सकें। तो ये कानून भी हमारे देश में लाया गया 2015 में। और सबसे बड़ी बात, जो पोक्सो का नाम आप लोगों ने सुना होगा, यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 में अलग अलग राज्यों ने इतने तकड़े कानून बनाए इस पर्टिकुलर एक्ट के ऊपर कि फांसी तक का सजा यहाँ पर डिफाइन कर डाली। तो आप लोग समझ सकते हैं कि बच्चों के लिए कितनी बड़ी जो चीज़ें हैं हमारे देश में देखने को मिली। और आप लोगों को पता है हमारे देश के अंदर में ही बचपन बचाओ आंदोलन जो चलाया गया कैलाश सत्यार्थी जी के द्वारा, आप लोगों को बताना है किस साल में उनको नोबेल प्राइज दिया गया, बेसिकली नोबेल पीस प्राइज दिया गया। तो बच्चों के फील्ड में काफ़ी काम किया गया। तो हमारी सरकार ने सारी दलीलें जो हैं बेसिकली यूएन के सामने रखी
कि हम जो है किस तरीके से बच्चों के लिए काम कर रहे हैं आज के डेट में, और क्या क्या स्कीम्स देश के अंदर में चलाई जा रही है। और इवन यूनाइटेड नेशन के साथ में मिलकर बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हैं जो हमारे देश में आज के डेट में चलाए जा रहे हैं ताकि बच्चों को प्रोटेक्ट किया जा सके किसी भी ऐसी चीज से। तो ओनली एक ये पर्टिकुलर लोकेशन की वजह से सारी चीजें यहां पर देखने को मिल रही थी, तो इसकी वजह से अभी हमारी जो पर्टिकुलर कंट्री है उसको यहां से हटा दिया गया। ये तो काफी एक बड़ी बात होगी, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर जहां भी पाकिस्तान जाया करता था उस पटल पर हमेशा हमारा नाम इस्तेमाल किया करता था हमको नेगेटिव दिखाने के लिए। तो अब पाकिस्तान का वो फंडा भी आप लोगों को यहां पर साइड में होता हुआ नजर आएगा और उसके ऊपर भी वो कमेंट वहां पर नहीं कर पाएगा। और इंटरेस्टिंग चीज क्या है, आप लोगों को पता है जब आप लोग पॉलिटी पढ़ते हैं तो आप लोगों को याद होगा कि हमारे संविधान के अंदर में चाहे आप लोग फंडामेंटल राइट की बात कर लो, वहां पर भी कई सारे आर्टिकल है। एक आर्टिकल इसी के लिए डेडिकेटेड है जिसे आर्टिकल 24 बच्चों के बारे में बात करता है कि कैसे हम अपने देश के बच्चों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा सकते हैं। ये मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था, ठीक है। तो यानी कि पर्टिकुलर कितने अच्छे लेवल पर हम लोग इन चीजों को लेकर चल रहे हैं वो यहां से आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसी के साथ में एक और आर्टिकल है संविधान के अंदर में, ये है आर्टिकल 39। आर्टिकल 39 जो है ये हमारे देश की सरकार को ये रेस्पॉन्सिबिलिटी देता है कि देश के अंदर में जो बच्चे हैं उनकी कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, वो हेल्दी होने चाहिए और किसी भी तरीके के गलत माहौल से उनको बचाना है। ये सरकार को हम लोगों ने रेस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है, मतलब ये कहीं ना कहीं हमारा संविधान भी रेस्पॉन्सिबिलिटी देता है। और सबसे बड़ी बात क्या है, आप लोगों को पता है हमारे देश के अंदर में एक पर्टिकुलर सिस्टमेटिक वे में रिक्रूटमेंट किया जाता है। 18 साल से नीचे तो अलाउ भी नहीं है हमारे देश के अंदर में कि तुम किसी बच्चे को सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के अंदर में या कहीं पर भी बच्चे को इंक्लूड करो। तो ये खुद हमारे देश के अंदर में हम लोगों ने कानून बना रखे हैं, तो हम बच्चों का रिक्रूटमेंट कैसे कर सकते हैं यहाँ पर आप लोग ये देखो। तो ये सारी बातें यूएन के अंदर में बताई गई और यूएन की को बेसिकली ये बातें समझ में भी आई कि कहीं ना कहीं गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है हमारे देश का नाम। सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो अभी रिसेंटली आप लोगों को देखने को मिल रही है, इंडिया भी कहीं ना कहीं समझ गया कि सामने वाले को टैकल कैसे करना है, ठीक है। तो आप लोग देखो सबसे पहले तो हमारा नाम इस लिस्ट में से निकल गया, और ये लिस्ट आज की नहीं है, ये बहुत पहले से प्रस्तुत की जाती है। इस लिस्ट के बारे में अगर आप लोगों को जानना हो थोड़ा सा तो ये काफी पुरानी लिस्ट है। यहाँ पर ये सबसे पहले 1996 में यूएन जनरल असेंबली के द्वारा यहाँ पर कुछ ऐसा काम किया गया था कि ऐसी कोई लिस्ट आनी चाहिए। तो यहाँ पर चिल्ड्रन एंड आर्म कॉन्फ्लिक्ट ये रिपोर्ट का नाम है, इसको शॉर्ट फॉर्म में CAAC आप लोग बोलते हैं, यानी कि चिल्ड्रन एंड आर्म कॉन्फ्लिक्ट। तो यहां पर ये पर्टिकुलर जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट में हमारा नाम जो है कब से आ रहा था, 2012 से आप लोगों को देखने को 2010 से हमारा नाम देखने को मिल रहा था। तो रिपोर्ट काफी पुरानी है, 2010 से हमारा भी नाम देखने को मिल रहा था। तो 13 साल बाद अभी हमारा नाम यहां से रिमूव कर दिया गया है। तो है ना ये काफी अच्छी बात। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज आप लोगों को बताऊं, देखो अभी आज के दिन में हम लोग G20 की मीटिंग जो है उसकी चेयरमैनशिप है हमारे पास में। और दूसरी सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है, मैंने आप लोगों से पहले भी एक आर्टिकल डिस्कस किया था, आप लोगों को याद होगा जब यहां पर बात की जा रही थी कि इंडिया किस तरीके से अपनी पॉलिसीज लेकर चल रहा है। आप लोगों को पता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको आप लोग इस्लामिक कोऑपरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो इंटरनेशनल लेवल पर वो बेसिकली मुस्लिम कंट्री को सपोर्ट करने वाली ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती है। तो यहां पर हमेशा उस कंट्री के उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में जो पाकिस्तान था हमारा नाम उठाया करता था कि देखो कश्मीर के अंदर में मुस्लिम कम्युनिटी के साथ में कितना गलत हो रहा है। और उसमें सारी मुस्लिम कंट्री है उसके, तो उनको कई बार जबरदस्ती में पाकिस्तान को सपोर्ट भी करना पड़ता था। अब इंडिया ने इसका तोड़ निकाल लिया। क्या इंडिया ने ये तोड़ निकाल लिया कि उन कंट्रीज में से जो अच्छी अच्छी कंपनी है जो कि इन्वेस्टमेंट कर सकती है, अच्छा खासा पैसा लगा सकती है, उनका खुद का इन्वेस्टमेंट करा दिया यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में। समझ रहे हो आप लोग यहाँ पर। तो डेवलपमेंट के नाम पर यहाँ पर हम लोगों ने उन एक तरीके से FDI हमारे देश में आ रही है उन कंपनी की साइड से। अब खुद सोचो वो जो देश है जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो पाकिस्तान के बहकावे में आएगा, वो पाकिस्तान को अपोज करता हुआ नजर आएगा। यानी कि एक तरीके से बोल सकते हो कि पाकिस्तान का हथियार पाकिस्तान के खिलाफ यूज कर डाला। अब पाकिस्तान चाहकर भी यहाँ पर कहीं ना कहीं कश्मीर के मुद्दे को उस लेवल पर नहीं उठा पाता है जिस लेवल पर पहले उठा पाता था। तो इंटरनेशनल लेवल पर कहीं ना कहीं कश्मीर का जो मुद्दा है अभी आप लोगों को डाउन होता हुआ नजर आ रहा है। तो इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है हमारी फॉरेन पॉलिसी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट लेकर चल रही है। तो ये एक अच्छा, एक आप लोग बोल सकते हैं सही सिस्टमेटिक वे में एक सही तरीके से इंटरनेशनल जो अपनी इंपॉर्टेंस है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है और टैकल किया जा रहा है ऐसे देशों को जो कि खासकर हमेशा हमारी इमेज खराब करने की कोशिश किया करते थे।
अब कुछ ऐसे जो बेसिकली पॉइंट्स हैं जो कि आप लोग यूज कर सकते हैं और इनके ऊपर स्टेटमेंट बनाकर आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा सकता है। खुद यूनाइटेड नेशन यानी कि यूएन बोलता है कि इन चीजों के ऊपर आप लोगों को फोकस कर लेना चाहिए। जैसे कि सबसे बड़ी बात क्या है यहां पर कि इशू किया जाए मिलिट्री की कमांड को, ऑर्डर दिया जाए कि बच्चों को रिक्रूटमेंट न किया जाए। भाई हमने तो अपना आप ही बोल दिया कि 18 साल से नीचे के किसी भी इंसान को हम लोग रिक्रूट नहीं करते हैं, तो पहले तो बात यहां पर यही खत्म हो गई। दूसरा बात की जा रही कि रिलीज किया जाए ऑल द चिल्ड्रंस जिनको आइडेंटिफाई किया गया अलग अलग सिक्योरिटी फोर्सेज के अंदर में, तो हम तो रिलीज तब करेंगे जब हम लोगों ने रिक्रूटमेंट किया, इंडिया ये बोलता है। इसी के साथ में इंश्योर करो जो बच्चे हैं यहां पर उनको फिर से रीइंटीग्रेट की जाए सिविलियन लाइफ में। हम तो रीइंटीग्रेट खुद हमारी आर्मी यहां पर इसको कर रही है यार। अगर वो पकड़ ले रही है किसी ऐसे बच्चे को तो वो खुद उसके लिए एजुकेशन प्रोग्राम चला रही है बहुत ही अच्छे अच्छे तरीके से उन बच्चों के साथ में डील करने के लिए। हम तो ये तुमको समझा रहे हैं यार, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है यूएन, तो इंडिया ये बोल रहा है। इसी के साथ में क्रिमिनलाइज किया जाए रिक्रूटमेंट, अगर यूज किया जाता है तो उसको क्रिमिनलाइज किया जाए। अब रिक्रूटमेंट कैसे करेंगे जब 18 साल हमने एज बता दी, क्यों माथे में दर्द कर रहे हो भाई? हम तो यही कह रहे हैं तुमको पिछले 13 सालों से, तुम्हारी समझ में ही नहीं आ रहा है। इसी के साथ में इंटीग्रेट किया जाए यहां पर बेसिकली क्या कि एज वेरिफिकेशन मैकेनिज्म इन रिक्रूटमेंट। बोल तो दिया, बार बार यही बात बोल रहे हो घुमा घुमा के रिक्रूटमेंट बोल दिया 18 साल से नीचे नहीं रिक्रूट करते भाई हम, और तुम 13 साल से हमको घसीटे जा रहे हो उस चीज में। तो सबसे पहले तो हमारा नाम काटो यहाँ से, ठीक है? फालतू में नाम लिखवा रखी है हमारा पर्टिकुलर इस लिस्ट के अंदर में, नहीं चाहिए हमको इसमें अपना नाम यार। तो ये सारी की सारी बातें इंडिया ने बोली कि यार देखो ये रिपोर्ट हमारे लिए नहीं है, इसमें पाकिस्तान की जगह और 2 जगह दे दो पाकिस्तान को। अब हमारी जगह भी खाली कर कर पाकिस्तान को ही दे दो, पाकिस्तान को इंजॉय करने दो, इसमें 2 प्लेस होने चाहिए पाकिस्तान के, ठीक है? तो ये सिचुएशन अभी यहाँ पर देखने को मिली। तो ये काफी एक अप्रिशिएट करने लायक मूव आप लोग बोल सकते हो कि किसी इंटरनेशनल रिपोर्ट में से 13 साल तक हमारा नाम आ रहा था और उसमें से हम लोगों ने उसको हटा दिया। तो सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। अब ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर आखिर इन बच्चों का नाम क्यों रखा जाता है इस लिस्ट के अंदर में, तो ये पिक्चर आप लोगों को यहां पर दिखाएगी कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में कहीं ना कहीं बच्चों को ट्रेन किया जाता है इस पर्टिकुलर पर्पज के लिए। और अभी रिसेंटली यहां पर रिपोर्ट जो निकल कर आ रही है उसमें यह बताया गया कि हजारों बच्चे जो है फिलहाल इस पर्टिकुलर जो एरिया में आज के डेट में रिक्रूटमेंट किए जा चुके हैं, लगभग 7,500 लोग, ठीक है? 7,500 बच्चे रिक्रूट किए जा चुके हैं और लगभग रिसेंटली अभी का अगर डेटा देखोगे तो लगभग 3,000 के बच्चों की जो है डेथ भी हो चुकी है इस पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर में, ठीक है? तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा खतरनाक एक गेम है जिसमें लोग जो है बच्चों का इस्तेमाल करते हैं। खासकर ये ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कहीं ना कहीं बच्चों को एक तरीके से ना कई बार तो उनको सेक्सुअल वायलेंस तक झेलने पड़ रहे हैं। अगर यहाँ पर आप लोग देखोगे रिक्रूटमेंट एंड यूज ऑफ चिल्ड्रंस किए जाते हैं, यहाँ पर सेक्सुअल वायलेंस देखने को मिलता है। यहाँ पर अटैक अगेंस्ट जो स्कूल एंड द जो हॉस्पिटल्स, क्योंकि स्कूल और हॉस्पिटल्स में अगर बच्चे जो है वहाँ पर नहीं रहेंगे और उनका इलाज नहीं होगा तो फिर उनको इस्तेमाल किया जाएगा। इसी के साथ में सबसे जो बुरी कंडीशन है ये आप लोग को देख लेंगे किलिंग, एंड इसी के साथ में यहाँ पर क्या है ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखो आप लोग याद रखिएगा जब बच्चा है ना आज की डेट में वो किसी न किसी तरीके से, अगर कोई बच्चा जो है कॉन्फ्लिक्ट में वहां पर अपना काम कर रहा है वहां पर और किसी तरीके से उसकी टांग या फिर हाथ वाथ कट जाता है, क्योंकि जब ऐसे उसका बच्चे का इस्तेमाल किया तो टांग बहा कटने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात यहां पर ये आती है कि वो बच्चा जो है वो क्या हो जाता है, वो अपंग तक हो जाता है। तो बच्चों की जान जाती है और बच्चा अपंग हो जाता है, तो वहां से बच्चों को बचाने की बात की जाती है और उनको कई बार ह्यूमन राइट का अधिकार भी नहीं मिल पाता है। तो क्राइम जो है यहाँ पर जो बात की जा रही है ये अलग अलग एरिया में आप लोगों को देखने को मिलेंगे और किडनैपिंग और अब्डक्शन जो है सबसे ज्यादा है। ये तो नॉर्मली सुना होगा, उस बच्चे को किडनैप कर लिया और ये सारी बातें तो आपने बड़ी ही नॉर्मली सुनी होगी और ये सोसाइटी में एक रियलिटी के तौर पर आप लोगों को देखने को मिलता है। तो इस तरीके की चीजों से हम लोगों को बच के रहना है और कहीं ना कहीं अगर कहीं ऐसा होता है तो उसको रोकना भी है। तो ये जो स्लाइड मैंने अभी आप लोगों को दिखाई है कि व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ आर्म कॉन्फ्लिक्ट ऑन द चिल्ड्रन, तो ये स्लाइड पूरी की पूरी जो 6 के 6 इंपैक्ट मैंने आप लोगों को बताए पॉइंट के फॉर्म में आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है? किस तरीके से किलिंग होती है उनकी, एक तरीके से यहाँ पर मैमिंग आप लोगों को देखने को मिलेगी। अपंग बोलते हैं MAIMING, तो इसको मतलब अपंग हो गया बच्चा, उसके हाथ पैर टूट गए, ठीक है? रिक्रूटमेंट किया जा रहा है, सेक्सुअल वायलेंस, और कई बार बच्चों की साइकोलॉजी पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। सोचो एक बच्चा किस तरीके की साइकोलॉजी के साथ में पैदा होगा, वो बच्चा किस तरीके के माहौल में बच्चा आगे बढ़ेगा, उसकी जिंदगी कैसी चलेगी। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो रिपोर्ट के बारे में मैंने बता दिया जो कि यहां पर है, चिल्ड्रन एंड आर्म कॉन्फ्लिक्ट रिपोर्ट क्या है, ये है क्वेश्चन, और किस तरीके से यहां पर इंपैक्ट डालती है वो सारी बातें मैंने आप लोगों को बता दी और इंटरनेशनल सिनेरियो भी आप लोगों को समझा दी यहां पर, ठीक है? एक क्वेश्चन भी है आप लोगों के लिए ताकि टॉपिक और अच्छे से आप लोग याद रख सको और पता चले मुझे भी कि ढंग से सुना भी है कि नहीं है। मुझे भी तो अपनी तसल्ली करने दो। चलो आंसर देना इसका।
बात की जा रही है किसके बारे में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नोट करेक्ट विद रेफरेंस टू द चिल्ड्रन एंड आर्म कॉन्फ्लिक्ट रिपोर्ट। तो कौन सी स्टेटमेंट नोट करेक्ट है, तो आप लोगों को ये बतानी है। पहले बोला गया कि यहां पर बेसिकली यहां पर एक तरीके से सीवियर है, यूएन एडवोकेट करता है प्रोटेक्शन करने के लिए, वेलबींग करने के लिए जो अफेक्टेड बच्चे हैं आर्म कॉन्फ्लिक्ट में, तो उसके लिए यहां पर बेसिकली आप लोगों को चीजें देखने को मिलती है। ये जो रिपोर्ट है यहां पर बाई एनुअल यानी कि द्विवार्षिक देखने को मिलती है। फर्स्ट स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव जो है चिल्ड्रन एंड आर्म फोर्स कॉन्फ्लिक्ट का जो है वो 1997 में यहां पर सेक्रेटरी जनरल के द्वारा प्रस्तुत किया गया, या नन ऑफ द अबोव। तो सारी बातें बड़ी तसल्ली में अभी पढ़ाई आप लोगों को, ये आप लोगों को मैंने बताया भी है, थोड़ा ध्यान से सुना होगा। तो मैंने बोला था कि 1997 से यहां पर ये प्रस्तुत करनी स्टार्ट की गई, 2010 में हमारा नाम आया, 2023 में हम लोग यहां से बाहर निकले, यानी कि 13 साल से कंटिन्यूअस हमारे ऊपर ये थोपी जा रही थी, ठीक है। तो इसलिए क्या हो गई, ये एक एनुअल रिपोर्ट हो गई, तो ये इसलिए एक तरीके से वार्षिक है, ये द्विवार्षिक नहीं है यहां पर। तो ये सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गई और इनकरेक्ट यहां पर पूछा था, ठीक है। बाकी जो पॉइंट बोले हैं, आर्टिकल 24 चाइल्ड लेबर के बारे में बात करते हैं, और आर्टिकल 39, ये दो आर्टिकल भी आप लोगों के लिए यहां पर बताए गए हैं, तो इनका भी इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं बेसिकली। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में जब बात करते हैं, तो उसके लिए कोई आर्टिकल, उसके लिए कौन सा गोल है जो कि बेसिकली अगर बात करें यहां पर हम लोग अगर देखने को मिले, तो उसके गोल भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, और वहां पर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आप लोग के बनते हैं। जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में बात करते हैं, तो अच्छी हेल्थ के बारे में बात करते हैं, ठीक है, क्वालिटी एजुकेशन के बारे में बात करते हैं, जेंडर इक्वलिटी के बारे में बात करते हैं, तो ये सब चीजें भी बच्चे को मिलनी चाहिए। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का अगर पॉइंट आप लोगों ने डाल दिया, तो वो बोलेगा एग्जामिनर जहां पना तुसी ग्रेट हो तोहफो कबूल करो, तो तोहफों में आप लोगों को नंबर मिलेंगे बढ़िया वाले, ठीक है। तो इसलिए इन चीजों को ढंग से समझा करो, तो अच्छा आंसर लिख कर आओगे, ओके। तो फिर भी बताना, कोई डाउट हो तो पूछ लेना, और फीडबैक जरूर दे दिया करो। जैसे भी आप लोगों को वीडियो लगती है, लाइक या फिर डिसलाइक कर बता दिया करो, 1 सेकंड लगती है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इससे मुझे पता चलता रहता है कि आप लोगों को चीजें पसंद आ रही है या फिर नहीं पसंद आ रही है। 2 ही तरीके हैं मुझे पहुंचाने के और यूट्यूब को पहुंचाने के, मतलब कि लाइक करना वीडियो को और कमेंट करना। तीसरा कोई तरीका है नहीं, क्योंकि मैं आप लोगों किसी का चेहरा भी नहीं देख पाता हूँ, किसी से पर्सनली मिल भी नहीं पाता हूं, तो यही तरीका है। तो इसके थ्रू जितना इंटरेक्शन आप लोग कर सकते हैं उतना इंटरेक्शन करिए कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो मुझ तक पहुंचती रहे, ठीक है। वरना वीडियो इतने सारे बच्चे देख रहे हैं पर लेकिन कितने सारे आंसर लिखना आप खुद देखो। तो आंसर लिखना एक कला है, ये सीखनी पड़ेगी, माँ के पेट से सीख के कोई नहीं आता है, ओके। और लिखने के लिए जाना कहां पर है, यहां पर एक तो है अपना वीर तालियान के नाम से ऑफिशियल चैनल, और दूसरा है बेसिकली फेसबुक पर। तो कहीं भी जाकर आप लोग अपने आंसर यहां पर लिख सकते हैं, आसानी से एक दूसरे का आंसर रिव्यू कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे रेगुलर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और एक बच्चे ने तो कल लिख के बोला कि सर पहली बार आंसर लिख रहा हूं, देख लेना। लिखो यार, दिनदास दिल खोल के लिखो, अभी इस तरीके से मत सोचो कि मतलब गलत होगा सही होगा, लिखना सीखो। बचपन में चलते हैं ना, उठ उठ कर चलते हैं, बार बार गिरते हैं, तो ये थोड़ा रहता है कि गिर जाएंगे इसके डर से चलना नहीं सीखेंगे या फिर साइकिल नहीं चलाएंगे। तो अभी डरो मत मेरे दोस्त, लगे रहो, जितना ज़्यादा लिख सकते हो उतना ज़्यादा लिखो, कॉन्फिडेंस आएगा तो आप लोग खुद समझने लगोगे चीज़ों को, क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है। थोड़ा सा फोकस देकर बस चीज़ों को करते चलो, ओके। तो बताना जरूर कैसा लगा आर्टिकल। एक छोटी सी बात जिसको लेकर कई सारे बच्चे रेगुलर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जो एप्लीकेशन पर क्लासेस ले रहे हैं, ये बेसिकली आप लोगों ने देखा होगा इस सप्ताह में मैंने क्लासेस जो है वो काफ़ी कम लगाई हैं यहाँ पर। खासकर जो मेंस के जो सब्जेक्ट थे, जैसे सोसाइटी और एथिक्स की क्लास चल रही थी, वो मैंने नहीं लगाई। इसका बेसिक रीज़न ये था क्योंकि बहुत सारे बच्चे EPFO का एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है। तो इसी के चलते आप लोगों ने देखा होगा सैटरडे में सारी क्लासेस ऑफ कर दी हैं। तो मैं ये चाह रहा था कि कम से कम आप लोग अपना एग्जाम अच्छे से दे लो। अब जो 3 जुलाई से जो क्लासेस चलेंगी वो बहुत ही सिस्टमेटिक वे में सारी बहुत ही अच्छे से चलने वाली है। अब इसमें कोई भी आप लोगों को छुट्टी देखने को नहीं मिलने वाली है। जैसे यहाँ पर कोई छुट्टी दे दी है, यहाँ पर छुट्टी दे दी, फिर यहाँ पर आप लोगों के लिए ऑफ दे दिया है बीच में। तो मैंने कहा कि कम से कम थोड़ा सा तसल्ली रहे यहाँ पर बच्चों को, जो अपना तैयारी कर रहे हैं EPFO की, तो वो अपना अच्छे से फोकस कर सके। जैसे ही पेपर देकर आओगे 3 तारीख से पूरी सारी की सारी क्लासेस प्रॉपर चलेंगी। CSET को बोले थे सर कई सारे वीकेंड में कर दो, नहीं, CSET यहीं पर ही रहने वाला है। ये आप लोगों ने CSET का पेपर भी देखा होगा, तो CSET की क्लास चलेंगी लगातार कॉन्टिन्यूसली, अच्छे लेवल पर आप लोगों की प्रैक्टिस कराई जाएगी। स्टार्टिंग में बेस आप लोगों का तैयार किया जा रहा है, इसके बाद में अच्छे लेवल पर तैयार किया जाएगा, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर जो आप लोग क्लास चल रही है CDS वाली, वो मैंने आप लोगों को बोला था यहाँ पर CDS की क्लास वो सारी रेगुलर चल रही है, उसमें कोई भी चीज़ एक तरीके से नहीं छूट रही है। बस एक है यहाँ पर सैटरडे में आप लोगों की मैथ्स वाली क्लास नहीं होती है, बस ये ऑफ रहेगा। तो ये सारा का सारा शेड्यूल आप लोगों को ऑलरेडी अपडेट कर दिया जाता है एप्लीकेशन के ऊपर, तो वहाँ देख लिया करो इसको थोड़ा सा, ठीक है। तो टेंशन मत लिया करो, और आज जो होगी मेरी क्लास होगी उसको अच्छे से एंजॉय करना, टाइम से पहुंच जाना, सारी चीज़ें अच्छे से डिस्कस करेंगे। अगर कोई भी डाउट होगा तो उसको पूछ लिया करो कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है।
दोस्तों ये जो आर्टिकल है उत्तर प्रदेश वासियों के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को भी अपने अपने स्टेट के बारे में इसके बारे में पता होना चाहिए, तो स्टार लगा लेना, खासकर जीआई टैग का जब टॉपिक आता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अक्सर बनते हैं। ठीक है, तो जीआई टैग को हिंदी में बोलते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। पहले तो आप लोगों को ये बताना है कि आप लोगों के राज्य के अंदर से कोई ना कोई जीआई टैग है क्या, देखना उसको जाकर, अगर है तो एटलीस्ट एक जीआई टैग का नाम आप लोगों को लिखना है कि आप लोगों के एरिया से भी ये भौगोलिक संकेतक है। आखिर ये क्या होता है इसके बारे में सारी बात करूंगा, पहले इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन हम लोग समझ लेते हैं। ये इकोनॉमी से रिलेटेड टर्म आप लोगों के सामने निकल कर आती है। उत्तर प्रदेश, जिसको मिनी इंडिया भी बोलते हैं, वो काफ़ी रिच है कल्चर और हेरिटेज के मामले में अगर बात की जाए तो यहाँ पर इसके अंदर अभी 7 ऐसे प्रोडक्ट निकल कर आए हैं जिसको जीआई टैग का दर्जा दिया गया है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का। और ये जो दर्जा दिया जाता है, एक पर्टिकुलर यहाँ पर ऑफिस है चेन्नई के अंदर में, यानी कि तमिलनाडु के अंदर में, जिसके द्वारा ये दर्जा यहाँ पर दिया जाता है। इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात यह है अगर कोई ऐसा टॉपिक निकल कर आ रहा है, ये दोनों तरीके से इंपॉर्टेंट होता है। ये सेंट्रल लेवल के एग्जाम जो है उसमें भी क्वेश्चन बनता है और स्टेट लेवल के जो एग्जाम है उसमें भी क्वेश्चन बनता है। तो इसलिए आप लोग याद रखते हैं, क्योंकि वहां पर पूछ लेंगे अलग अलग राज्य के और उनको मैच करने के लिए आ जाएगा। जो 7 प्रोडक्ट हैं अभी जो नए ऐड किए गए यहाँ पर, इसमें अमरोहा डिस्ट्रिक्ट का जो ढोलक है वो ऐड किया गया यहाँ पर। बागपत जो कि एनसीआर में देखने को मिलते हैं यहाँ पर, होम जो एक तरीके से जो बागपत के अंदर में आप लोगों को बेसिकली देखने को मिलेगा होम फर्निशिंग। ठीक है, इसी के साथ में यहाँ पर बात की जाए तो बाराबंकी में हैंडलूम प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे, हथकरघा जिनको बोलते हैं। इसी के साथ में कालपी में हैंडमेड पेपर की बात की जा रही है। ठीक है, मोहबा में आप लोगों को यहाँ पर क्या क्या दिखे जा रहा है, यहाँ पर जो पत्थर के ऊपर जो नहीं हस्तशिल्प की जाती है, पत्थर के ऊपर कलाकारी की जाती है, उसके बारे में बात की जा रही है। यहाँ पर मेनपुर जो मेनपुरी जो है यहाँ पर, इसके अंदर में आप लोगों को यहाँ पर तरकासी देखने को मिलेगी। और इसी के साथ में यहाँ पर जो संभल है, यहाँ पर आप लोगों को होन क्राफ्ट देखने को मिलेगा, सींग के ऊपर नहीं बनाते हैं चीजें इस तरीके से। तो ये नए जीआई टैग यहाँ पर दे दिए गए हैं। अगर यूपी से आप लोग आते हैं तो आप लोगों को बताना है कि ये जो नए जीआई टैग दिए गए हैं, इनको ऐड करने के बाद में टोटल स्टेट में कितने जीआई टैग हो गए हैं, और अपने अपने राज्य का जाकर आप लोगों को जीआई टैग देखना है जरूर, और फिर बताना कि कैसे कैसे क्या क्या चक्कर है। ठीक है, ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को बताता हूँ जीआई टैग के बारे में। ये एक तरीका आइडेंटिफिकेशन मार्क होता है यार, मतलब एक ऐसी चीज होती है जैसे कि अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में जीआई टैग दे दिया गया है तो इसका मतलब है कि उसको वहां से वो ओरिजिनेट हुआ है, वहां पे उसको बढ़ाया गया है, वहां पर लोगों ने एक तरीके से आज के डेट में हम लोग उसको देख पा रहे हैं क्योंकि उस एरिया में उस चीज को सपोर्ट किया गया है। ठीक है, तो ये एक तरीका साइन होता है जो यूज कहते हैं कि ये ओरिजिनल है और यहां से ओरिजिनेट हुआ है, ताकि इसका कोई डुप्लीकेट ना बन सके। उदाहरण के तौर पर जैसे मैंने कई बार बताया कि दार्जिलिंग की चाय जो है वो बहुत फेमस है और उसको जीआई टैग का दर्जा गया है सबसे पहले हमारे देश में, किस साल में दिया गया है ये आप लोगों को बताना है। तो वेस्ट बंगाल में आता है दार्जिलिंग, उसको ये दर्जा दिया गया। इंपॉर्टेंट बात क्या यहाँ पर, इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह कि दार्जिलिंग की टी को जो ये दर्जा दिया गया है, उसी के नाम पर कई सारी टी मार्केट में आती हैं और नकली टी रहती हैं, तो इसकी वजह से उसकी जो एक तरीके से इंपॉर्टेंस है वो खत्म हो जाती है। तो उसको बनाए रखने के लिए और उस प्रोडक्ट को इंटरनेशनल लेवल पर भी लोग जाने और खरीदें, उसको आगे ले जाने के लिए हमारे देश के अंदर में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन गुड रजिस्ट्रेशन एक्ट है, जिसको आप लोग 1999 का एक्ट बोलते हो, ये प्रोडक्ट का रजिस्टर करते हैं। यहाँ पर गवर्निंग बॉडी है, यहाँ पर WTO यहाँ पर एग्रीमेंट जो है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जिसको आप लोग ट्राइब्स बोलते हो, तो याद रखना WTO के हैं ट्राइब्स। ठीक है, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, तो ये WTO के हैं, तो इसके हिसाब से यहाँ पर काम करते हैं ये। ठीक है, प्रोडक्ट जो इसमें एग्रीकल्चर भी हो सकते हैं, नेचुरल भी हो सकते हैं, मैन्युफैक्चर्ड भी हो सकते हैं, हैंडीक्राफ्ट वगैरह ये सारी चीज़ें आप लोग देखते हैं, और इंडस्ट्रियल गुड्स भी हो सकते हैं। वैलिडिटी 10 साल की रहती है, इसके बाद में इसको रिन्यू किया जाता है। लीगल प्रोटेक्शन मिलती है अनऑथराइज्ड यूज, यानी कि ये प्रोडक्ट जहां का है उसके नाम पर अगर कोई और प्रोडक्ट निकालेगा तो फिर यहां पर उसके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जा सकता है। प्रमोशन मिलता है एक्सपोर्ट में आसानी से, और प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी की गारंटी दी जाती है कि भाई साहब हाँ इस प्रोडक्ट पर आप लोग ट्रस्ट कर सकते हो। तो जो नहीं ट्रस्ट वर्दी प्रोडक्ट है, जो आप लोग बोलते हो ब्रांडेड है यार, इसका कंपनी का ले लिया, तो ये एक तरीके से जीआई टैग भी एक तरीका ब्रांड हो गया। अगर इसका टैग किसी के ऊपर लग गया तो उस प्रोडक्ट के ऊपर आप लोग तसल्ली में ट्रस्ट कर सकते हो, ऐसा आप लोग बोल सकते हो। जो रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर है, एप्लीकेशन फाइल करना होता है, फिर इसके बाद में उसकी स्क्रूटनी होती है, प्रीलिम्स पेपर होता है, ऐसे बोल सकते हैं आप लोग यहाँ पर। ठीक है, इसके साथ में उसके ऊपर एक नोटिस दिया जाता है। ठीक है, फिर से उसको पब्लिकेशन देखा जाता है, इन किस एरिया में ये हो रहा है, उसके ऊपर जर्नल्स निकाले जाते हैं। ठीक है, किसी को अपोजिशन करना हो तो अपोजिशन रजिस्टर करता है, और अगर अपोजिशन नहीं मिलता है तो फिर रजिस्टर हो जाता है। यानी कि कोई भी काम जो है अगर ऐसे किया जाए कि हाँ ठीक है बस जाके उसको इंडिकेटर दे दिया और पता चला इस एरिया में यही नहीं है तो किसी और एरिया में हुआ करता था। जैसे रसगुल्ले के बारे में बात की, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के बीच में लड़ाई लग गई। ठीक है, तो रसगुल्ले के ऊपर बहुत ही तगड़े वाली लड़ाई चली वहां पर कि किसका है ये, बाद में किसको दिया गया
बताना जरूर कि बांट बांट के खा लो, ऐसा कुछ हुआ क्या? बताइए वेस्ट बंगाल के रसगुल्ले का क्या कहानी है, बताई थी मैंने आप लोगों को। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं, ठीक है। कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ, जैसे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के बारे में। तो जीआई टैग जो है इशू किया जाता है यहाँ पर किसके द्वारा? ये है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन प्रोटेक्शन एक्ट 1999 का। दार्जिलिंग की टी को सबसे पहले दिया गया, वैलिडिटी 10 साल रहती है, ठीक है। पेरिस कन्वेंशन भी और यहाँ पर स्टार लगा लेना, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है जो कि पेरिस कन्वेंशन के तहत निकल कर आते हैं, जो कि WTO के राइट्स हैं यहाँ पर। तो ये कन्वेंशन भी अगर पूछ ले आप लोगों से तो इसको याद रखते हैं, प्रोटेक्शन मिलता है इससे पर्टिकुलर प्रोडक्ट को। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ पर ये एक तरीके से बेनिफिट ये रहता है कि उस प्रोडक्ट को इंटरनेशनल लेवल पर अब लोग जान पा रहे हैं, यानी कि ये प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट हो गया कि ये उस एरिया की कई बार तो एक तरीके से लोग उसी की वजह से जाते हैं। जैसे कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि यार हम लोग ना घूमने जाएंगे वेस्ट बंगाल में, यार वो जाओ तो आना दार्जिलिंग की टी जरूर पीना भाई जाकर, ठीक है। बनारस में जाओ ना, बनारस की साड़ी जरूर देखना भाई साहब जाकर। ये कई सारी चीजें आप लोगों ने इस तरीके से सुनी होगी, तो इनकी एक इंपॉर्टेंस बन जाती है यार, और बहुत ही तकड़े वाली इंपॉर्टेंस बनती है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर कहा जाता है कि जिस प्रोडक्ट को यहाँ पर ये दे दिया है उस प्रोडक्ट के बारे में आप लोग अगर याद रखोगे तो कहीं ना कहीं आगे चलकर भी आप लोग इसको समझ पाओगे कि वाह यार क्या शानदार चीज़ें यहाँ पर ये, ठीक है। अभी रिसेंटली यहाँ पर एक पर्टिकुलर मखाना था जिसको मैथिला मखाना बोला गया था, वो किस राज्य में जीआई टैग का दर्जा दिया गया ये आप लोगों को बताना है। देखता हूँ कौन सी आंसर देता है। याद रखना 10 साल के लिए देते हैं और फिर से रिन्यू किया जा सकता है इसको, ऐसा नहीं कि इसको रिन्यू नहीं किया जा सकता है। तो ये कई बार क्वेश्चन आप लोगों से बनता है, रिन्यू किया जा सकता है, ये बिल्कुल याद रखना, बिल्कुल, वरना दिक्कत में आ जाओगे अगर ये याद नहीं रखोगे, ठीक है। तो बहुत सी बेसिक इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर इसके बारे में जो कि एटलीस्ट वनडे टाइप एग्जाम में पूछी जाती है कई बार। अब ये कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं आप लोगों के लिए जो कि आप लोगों को यहाँ पर याद रखनी है। इसके बारे में क्वेश्चन कई बार आप लोगों से बनते हैं। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जो है हमारी कंट्री में कौन यहाँ पर इसके लिए काम करता है? तो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री पॉलिसी एंड प्रमोशन, ये बेसिकली DIPP है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर और इंडस्ट्री के अंडर में आता है। इसने रिसेंटली अभी इसका लोगो निकाला था और इसके लिए स्लोगन भी निकाला था। स्लोगन क्या था? स्लोगन था यहाँ पर अतुल्य भारत की अमूल्य निधि, मतलब इन एक तरीके से इनवैल्यूएबल ट्रेजर ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया, ये इसका यहाँ पर क्या था? ये था स्लोगन। लोगो क्या था? ये ट्राई कलर का आप लोगों को देखने को मिल रहा था और ये एक बकायदा कंपटीशन कराया गया था जिसमें यहाँ पर ये लोगो और टैगलाइन निकाल कर लेकर आई गई। तो जो कॉन्टेक्स्ट उसमें लोगो का जो डिजाइन दिया गया, ये दिया गया किसके द्वारा? अदरी चटर्जी के द्वारा। और इसी के साथ में जो यहाँ पर टैगलाइन दी गई, ये दी गई यहाँ पर आकांक्षा त्रिपाठी के द्वारा। तो इनको यहाँ पर सेलेक्ट किया गया। तो यहाँ पर काफी बड़ी बात है, ये ऐसे क्वेश्चन है जो कई बार स्टेट पीसीएस के अंदर एटलीस्ट आप लोगों से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक है जो कि आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। अभी राजस्थान पीसीएस का अभी वो आया, बेसिकली कल नोटिफिकेशन आया, तो मेरे पास में कई सारे मेल आए, कई सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर राजस्थान पीसीएस का मेल आया, तो यहाँ पर बेसिकली इसे यूपीएससी का कोर्स है ना, तो उसके लिए कह रहे हैं कि सर क्या इसको हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं। देखो यार, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह कि अगर आप लोग बेसिकली स्टेट पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा जरूरी है आप लोग को कि आप लोग को थोड़ा सा एक तरीके से ऊंचे लेवल पर तैयारी करनी पड़ेगी जाकर, ठीक है। तो अगर आप लोग रियलिटी में सीरियस है इस चीज़ को लेकर, तो मैं बोलूँगा एक स्टेप ऊपर जाकर तैयारी करो। तो अगर यूपीएससी की तैयारी करो तो आप लोग आसानी से स्टेट पीसीएस को निकाल लोगे। फिर लोकल लेवल की कुछ नॉलेज आप लोगों को लेनी रहती है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नेक्स्ट लेवल की रहेगी, आंसर राइटिंग नेक्स्ट लेवल की रहेगी, इंटरव्यू में नेक्स्ट लेवल कर जाकर आप लोग आंसर दोगे। तो स्टेट पीसीएस की अगर तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा सा ऊपर जाकर आप लोग प्रिपरेशन करो, रियलिटी में अगर सीरियस हो, और अगर नहीं तो फिर तो वही है कि अपने हिसाब से देख सकते हो। और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं आप लोगों की यहाँ पर बेसिकली स्टेट उसकी यूपीएससी की आप लोग तैयारी करो तो उस पर जाकर आप लोग तैयारी करो, ये रियलिटी है यार। आप लोग अगर रिजल्ट उठा के देखो ना स्टेट पीसीएस के, मैक्सिमम वो लोग हैं जो कि कहीं ना कहीं अच्छी पोस्ट पर जो मिलेंगे, जो एसडीएम बनेंगे, वो मिलेंगे आप लोगों को जो यूपीएससी में किस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में कनेक्टेड थे। ये रिजल्ट उठाकर देख लो, आप लोगों को समझ में आ जाएगा मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। तो बहुत ही बेसिक सी चीज़ें यहाँ पर, तो जो भी पेपर देने जा रहा है अच्छे से, वो अपना अच्छे से तैयारी करो बैठकर, और बेसिक एक तरीके से कवर हो गया ना, तो फिर आप लोग सारी चीज़ें अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। 2018 में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1999 का, ये किसके साथ में ओब्लिगेशन जो है यहाँ पर देखने को मिलती है? तो ILO, IMF, UNCTAD या फिर WTO। तो मैंने क्या बताया अभी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात की यहाँ पर। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया यहाँ पर 2018 में, बड़ा ही सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड। कन्वेंशन पूछ रहे तो पेरिस कन्वेंशन हो गया जो अभी बताया मैंने। 2015 में काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा गया, और जी यहाँ पर यूपीएससी भी समझती है आप लोग की इंटेंशन यहाँ पर, इसलिए क्वेश्चन पूछा गया। बनारस की जो बात की जा रही है, बनारस की जो जरदरी है, जिसको आप लोग यहाँ पर बेसिकली ब्रासकेड आप लोग बोलते हो, यह साड़ीज है, बनारसी साड़ी, क्या जीआई टैग है? राजस्थानी दाल बाटी चूरमा, इसी के साथ में तिरुपति लड्डू।
तो यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? 1 2 3 1 3 या फिर ऑल ऑफ द अबव 1 2 3? ए बी सी या फिर डी आंसर क्या होगा आप लोगों के हिसाब से, आप लोगों को बताना है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है आप लोग यहाँ पर ये समझिए, अगर आप लोग इसको ध्यान से देख रहे होंगे, ये दाल बाटी चूरमा इतना फेमस है राजस्थान का जिसकी कुछ हद नहीं है भाई साहब, आप लोगों ने इसका नाम जरूर सुना होगा। तो कई सारे लोग कंफ्यूजन में आ जाएंगे, तो इसलिए यहाँ पर याद रखना, इसको जीआई टैग का दर्जा नहीं दिया गया। बनारस की साड़ी और तिरुपति लड्डू के पास में जीआई टैग है, पर लेकिन इसके पास में नहीं है, पर वो जानते हैं कि फेमस है तो लोग सोचेंगे हाँ यार इसको जरूर मिला होगा। आंसर यहाँ पर सी हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे आते हैं डायरेक्टली, अगर ढंग से आप लोग चीज़ों को तैयार करके जाओगे तो क्वेश्चन नहीं छूटेगा और ना ही छूटने दूंगा। इसलिए टॉपिक को इस तरीके से तैयार करके जाना है ताकि एग्जामिनेशन हॉल में अच्छे से आंसर दे सको। ठीक है दोस्तों, इस आर्टिकल के थ्रू मैं आप लोगों को दो पहलू बताऊंगा और दोनों पहलू आप लोगों को यहाँ पर समझकर चलने हैं, जिससे आप लोग रियलिटी में समझ भी पाएंगे कि इसके पीछे रीज़न क्या है यहाँ पर, और आप लोगों को ये भी समझ पाएंगे कि अगर आप लोग किसी चीज़ में श्रद्धा रखते हो तो वहाँ पर तभी जाओ जब आप लोग जाने में सक्षम हो। मैं क्या है ये पॉइंट मैं भी आप लोगों से बात करूँगा। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कभी भी हम लोग किसी यात्रा पर जाते हैं तो वहाँ पर खच्चरों का इस्तेमाल किया जाता है बेसिकली इंसानों को ले जाने में। मतलब सैकड़ों खच्चरों की डेथ होती है यार। आप लोगों को पता है उनके मालिक जो होते हैं उनसे पैसा कमाने के चक्कर में बहुत सारे खच्चरों को, वो बेचारे बीमार, उनको पानी नहीं पिलाया जा रहा है, उनको मारा पीटा जा रहा है, उनके घाव भी है शरीर में, फिर भी उनके ऊपर बैठा कर ले जाया जा रहा है। तो बेजुबान जानवरों की डेथ होती है जब भी यहाँ पर किसी पर्टिकुलर एरिया में इंसान जो है इसके बेसिकली खच्चर के ऊपर या फिर इन जानवरों के ऊपर बैठकर जाता है। अगर कहीं जाना है यार दर्शन करने, ऊपर वाला आप लोगों को बुला रहा है कहीं पर, तो अपने पैरों पर चलकर जाओ, और अपने पैरों पर चलकर नहीं जा सकते तो भगवान, अल्लाह, गॉड जो भी बोलो, सब हर जगह है। बस मन की शांति रखकर उसको याद करो, वरना इसकी वजह से किसी की जान जाए कि आप लोगों को लगता है कि वो यात्रा किसी भी तरीके से वर्थ इट होगी। यस या फिर नो आप लोग खुद बताओ। ये ऐसी रिपोर्ट है जो रिसेंटली अभी पब्लिश की गई कई सारी, कि कितने सारे खच्चरों की डेथ होती है बेसिकली यहाँ पर। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं इनह्यूमन प्रैक्टिस आप लोग बोल सकते हैं, ये मानवता के खिलाफ है। वैसे तो आप लोग श्रद्धालुओं की बात करें कि श्रद्धा बेसिकली एक तरीके से करने वहाँ पर जाना है, और ऊपर से जानवरों की जान ली जा रही है, तो ये कैसी श्रद्धा यार, ये तो बिल्कुल एक तरीके से नेगेटिव चीज़ हो गई ना। चार धाम की यात्रा में 149 जो पिलग्रिम्स हैं वो रिसेंटली अभी उनकी बेसिकली जान गई, किसकी वजह से, इसके बारे में बात करेंगे। तो डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड ये टॉपिक आप लोगों का देखने को मिलेगा। पहले आप लोग चार धाम की लोकेशन समझिए, फिर हम लोग यहाँ पर चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। ठीक है, तो ये चार धाम का नाम आप लोगों ने सुना होगा। जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इनकी कनेक्टिविटी के लिए काफ़ी सारे प्रोजेक्ट भी हमारी सरकार के द्वारा भी यहाँ से चलाए गए, जिसके चलते यहाँ पर और ज़्यादा टूरिज्म एक्टिविटी जो है वो बढ़ती जा रही है। एक और छोटी सी बात, जब बारिश होती है खासकर उस टाइम पर इस तरीके की यात्रा करने से आप लोगों को बचना है, क्योंकि लैंडस्लाइड होती है, बहुत सारे और भी इशू देखने को मिलते हैं, तो बहुत सारे लोगों की जान जाती है। तो कोशिश करो ऐसे टाइम पर जाओ जब यहाँ पर बारिश वगैरह का मौसम न हो। इसमें से बेसिक क्वेश्चन जो बनता है मैं आप लोगों को पहले तो वो बताता हूँ। जैसे यहाँ पर यमुनोत्री है, इससे यमुना रिवर आप लोगों को निकलती हुई नजर आती है, इसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा। जब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर बेसिकली बद्रीनाथ के बारे में, तो यहाँ से आप लोगों को धौली गंगा देखने को मिलती है। जब अलकनंदा के अंदर में धौली गंगा मिलती है तो इसको आप लोग विष्णु प्रयाग के नाम से जानते हो, यानी कि अलकनंदा के साथ में धौली गंगा का मिलना ये विष्णु प्रयाग कहलाता है। फिर ये आगे चलते चलते अलकनंदा जो है ये नंदाकिनी से मिलती है। जिस पॉइंट पर ये मिलती है इसको यहाँ पर नंद प्रयाग बोलते हैं। इसी से साथ में अलकनंदा आगे चलकर फिर पिंडार गंगा से मिलती है, इसको कर्ण प्रयाग बोलते हैं। इसी के साथ में अलकनंदा रिवर आगे चलते चलते यहाँ पर किससे मिलती है, ये मंदाकिनी से मिलती है। ये नंदाकिनी है, ये मंदाकिनी है, तो कंफ्यूज मत होना, इसको रुद्र प्रयाग बोलते हैं। और फिर जब भागीरथी रिवर यहाँ पर आकर अलकनंदा के अंदर में मिलती है तो इसको आप लोग देव प्रयाग बोलते हो, और देव प्रयाग से निकल के ही जो नाम चलता है फिर हम लोग इसको गंगा बोलने लगते हैं। यानी कि जो पवित्र गंगा रिवर आज की डेट में आप लोगों को देखने को मिलती है वो इस पैटर्न में निकलती हुई यहाँ से चलती है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेसिकली। यहाँ पर ये कई बार मैच करने के लिए क्वेश्चन एग्जाम में आप लोगों से पूछा जाता है। ठीक है, तो क्या है यहाँ पर देव प्रयाग हो गया, रुद्र प्रयाग हो गया, कर्ण प्रयाग हो गया, और यहाँ पर बेसिकली आप लोगों को ये देखने को मिलेगा नंद प्रयाग और विष्णु प्रयाग। तो इसीलिए यहाँ पर इसको पंच प्रयाग के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो पंच प्रयाग जो है वो पॉइंट इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए यहाँ पर बन जाते हैं, खासकर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये हमारे जो है चार धाम की जो यात्रा है उसके कनेक्शन में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूंगा कि गंगा रिवर जो है वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 1, जब गंगा रिवर यहाँ पर बेसिकली बांग्लादेश के अंदर में जाकर गिरती है तो यहाँ पर किस नाम से उसको पुकारा जाता है।
और इसी के साथ में यहाँ पर जब बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती है तो उसके भी नाम आप लोगों को बताने हैं। तो देखता हूं कौन इसका सही आंसर दे पाता है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हल्का सा एफर्ट डालोगे तो आंसर जरूर दे दोगे, क्योंकि पढ़ा रखे हैं टॉपिक पहले कई बार। सबसे पहले तो जो चार धाम की यात्रा है ये काफ़ी पवित्र यात्रा है। खासकर जब हम लोग बात करें तो हिंदू धर्म के अंदर में काफ़ी एक तरीके से इंपॉर्टेंस रखती है। जिस तरीके से आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि मक्का और मदीना की बात की जाती है मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, इसी तरीके से चार धाम की यात्रा की जाती है हिंदू कम्युनिटी के लिए, कैलाश मानसरोवर की यात्रा की जाती है हिंदू कम्युनिटी के लिए। अलग अलग लोगों की अलग अलग श्रद्धाएं होती हैं। और हमारे संविधान के अंदर में जब आप लोग जाओगे पार्ट 3 के अंदर में, तो वहाँ पर फंडामेंटल राइट आप लोगों को देखने को मिलते हैं, आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक का। इसमें आप लोगों को साफ साफ नजर आएगा कि आप लोगों को आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 28 तक का, यानी कि 25, 26, 27, 28 ये राइट टू रिलीजन के बारे में बात करते हैं, जो कि हर एक पर्सन अपना एक धर्म फॉलो कर सकता है। तो ये बात आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। अभी इंपॉर्टेंट मुद्दा जो मैं बताने जा रहा हूँ वो यहाँ पर यह है कि जब इस पर्टिकुलर यात्रा पर हम लोग जाते हैं, एक तो पहाड़ी यात्रा है, तो कई सारे लोगों की तो हार्ट अटैक की वजह से जान जाती है, कई सारे लोगों की रोड एक्सीडेंट की वजह से जान जाती है, कई सारे लोगों की लैंडस्लाइड यानी कि जब भूस्खलन होता है उसकी वजह से जान जाती है। तो यहाँ पर इतने सारे लोगों की जो जान जा चुकी है अप्रैल 2023 से, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है अभी यहाँ पर, अप्रैल से अगर बात करेंगे अप्रैल मई जून यानी कि 3 महीने में 149 लोगों की जान जा चुकी है, जो कि बहुत ही बड़ा नंबर है। अगर देखा जाए कोई ऐसा नहीं कि यहाँ पर जंग लड़ने के लिए जा रहे हैं तो उन लोगों की जान जा रही है, एक बार को समझ में आता है कि हाँ किसी जंग में जा रहे हैं इंसान, वहाँ पर डेथ हो गई। मतलब श्रद्धालु जा रहे हैं, बेसिकली भगवान की यात्रा करने जा रहे हैं, एक तरीके से ऊपर वाले से मिलने जा रहे हैं, उस टाइम पर लोगों की डेथ हो जाए तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके सोचने के लिए मजबूर करता है कि इसके लिए कुछ ना कुछ हम लोगों को समाधान करना पड़ेगा। क्योंकि जब ऐसे इंसिडेंट निकल कर आते हैं और वो भी काफ़ी संख्या में निकल कर आते हैं, तो सबसे पहले तो ये रहना चाहिए कि कम से कम जैसे जिसको हार्ट अटैक आ रहे हैं तो ऐसे कम से कम लोगों को अलाउ न किया जाए। कहीं ना कहीं इतनी ऊंची यात्रा जब जाते हैं, कई बार सांस लेने प्रॉब्लम आती है, ऑक्सीजन की कमी की वजह से भी कई बार दिक्कतें देखने को मिलती हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। ठीक है, खासकर ऐसे मरीजों के लिए। पर लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि चेक कर जाएं तो सही है, पर लेकिन यहाँ पर जो ये पर्टिकुलर जो ये एरिया है, इनकी जो इकोनॉमी है, यहाँ पर कोई खेती बाड़ी तो होती नहीं है मैक्सिमम। अगर बात करोगे पर्टिकुलर एरिया में, पहाड़ी इलाके रहते हैं, तो इनकी इकोनॉमी जो है वो टूरिज्म इंडस्ट्री से चलती है। तो ये भी जरूरी है, पर लेकिन एक सस्टेनेबल टूरिज्म होना चाहिए, यानी कि जितने लोग वहाँ पर जा रहे हैं एक तरीके से उतने ही जाए जितना यहाँ का जो एरिया है वो उसको पचा सके। सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जितने लोग जा रहे हैं उतने लोग वहाँ पर बेसिकली अच्छे से अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर सकें, वरना फिर दिक्कतें देखने को मिलती हैं। मतलब कैपेसिटी तो है पर्टिकुलर एरिया में लोगों को झेलने की 10,000 और लोग पहुँच गए वहाँ पर 1 लाख, तो फिर क्या होगा? फिर ऐसा ही डिजास्टर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये आप लोग यहाँ पर समझिएगा। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को बेसिक चीज़ें बताई। वैसे यमुनोत्री के बारे में बात करते हैं तो ये यहाँ पर को उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के अंदर में देखने को मिलेगा। इसको देखना, यमुना रिवर निकल कर आती है, जो कि एक तरीके से सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर मानी जाती है हमारे देश में आफ्टर गंगा। इसी के साथ में जो गंगोत्री धाम के बारे में मैंने आप लोगों को बताया, ये उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में ही देखने को मिलेगा। गंगा जी के लिए काफ़ी फेमस है यहाँ पर, बेसिकली आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर आप लोगों को देखने को मिलती है। इसी के साथ में केदारनाथ के बारे में बात की जाती है तो रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में है, लॉर्ड शिवा के लिए फेमस है और मंदाकिनी रिवर के साथ में कनेक्ट है। और जो 12 ज्योतिर्लिंगास हैं उनमें से एक आप लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, बद्रीनाथ के बारे में जब आप लोग बात करते हैं तो यहाँ पर ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में है, उत्तराखंड के बेसिकली। ठीक है, तो बद्रीनाथ टेम्पल भी देखने को मिलता है। तो लॉर्ड विष्णु के लिए यहाँ पर ये फेमस है यहाँ पर, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट लोकेशन है ये भी। आप में से कितने असली फैमिली मेंबर यहाँ पर गए हैं कभी? यस या फिर नो, अगर गए हैं तो बताना जरूर। बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो मैंने सारी आप लोग को बता दी है, जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग के बन जाते हैं। अब जो बातें मैंने बताई हैं उसको सुनकर थोड़ा सा आप लोग और अपने माइंड में क्लैरिटी लेकर आ सकते हैं। जो मैंने अभी आप लोगों से डिस्कस किया, इसको छोटा चार धाम के नाम से भी जानते हैं, यानी कि कोई बड़ा चार धाम भी है। जी हाँ, बड़ा चार धाम के बारे में बात करेंगे तो अगर ऊपर से ही मैं चलूँ, यहाँ पर नॉर्थ में आप लोगों को बद्रीनाथ देखने को मिलेगा। जब यहाँ पर नॉर्थ के बारे में बात करते हैं, साउथ में जाओगे तो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा रामेश्वरम। इसी के साथ में इधर जाओगे वेस्ट में तो आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर द्वारिका। और यहाँ पर आप लोग जाओगे इस पर्टिकुलर रीजन में, ठीक है, तो आप लोगों को पुरी में देखने को मिलेगा बेसिकली जब आप लोग यहाँ पर जाओगे। ठीक है, तो एक तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, यानी कि ये बड़े चार धाम की कैटेगरी में आप लोग यहाँ पर आते हैं। तो ये जो बद्रीनाथ है, मैंने अभी जो आप लोगों को यहाँ पर दिखाया, तो यहाँ पर दोनों चार धाम में कॉमन बद्रीनाथ आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा पर्टिकुलर लोकेशन। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि यहाँ पर बड़ा चार धाम और छोटा चार धाम में कई बार आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो।
जो बातें मैंने बताई है यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, इनके बारे में लिखित में दे दी है। जैसे लॉर्ड शिवा हो गया, लॉर्ड विष्णु हो गया, ठीक है, गॉडेस गंगा हो गया। तो ये सारी चीजें आप लोग यहां पर याद रखेंगे, जिसके चलते क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं कई बार, ठीक है। तो बेसिक है, पर लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये एक टॉपिक आप लोगों का डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर भी बन जाता है, क्योंकि ये सारे डिजास्टर हो रहे हैं। तो इसके ऊपर भी हम लोग को यहाँ पर इसके ऊपर भी कम से कम फोकस करना पड़ेगा हम लोग को, कि वेदर की कंडीशन खराब होने की वजह से ये सिचुएशन क्रिएट होती है, तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर फोकस देना है। सबसे बड़ी बात तो ये है, बर्फबारी होती है कई बार यहाँ पर, जो उबड़ खाबड़ जमीन आप लोगों को देखने को मिलती है, कई सारी भूस्खलन वाली दिक्कतें निकल कर आती है। इंसान की हेल्थ भी ऐसी नहीं होती है जो यहाँ पर इस चीज़ को कंट्रोल कर सके, उसमें और दिक्कत होती है। और नेचुरल डिजास्टर, जैसे कहीं पर जमीन खिसक गई, कहीं पर बाढ़ आ गई, कहीं पर भूकंप आ गया, ये सारी चीज़ें अपने हाथ में ही नहीं है। कई बार इसकी वजह से भी कई सारे लोगों की जान चली जाती है। तो अगर पता है कि यहाँ पर ऐसी कंडीशन देखने को मिल रही है, तो इंसान को पहले से ही थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। अगर वो खुद सतर्क नहीं रहेगा तो फिर अपनी तो जान जाएगी, साथ में जो इंसान जा रहा है उसकी भी जान जाएगी। तो इसलिए कहते हैं पहले अपनी पेटी बांधो, उसके बाद में चीज़ें आप लोग दूसरी सुधार पाओगे। जब भी आप लोग यहाँ पर बेसिकली कभी आप लोग जो पानी के जहाज में जाओगे, तो एक बात आप लोगों को देखने को मिलेगी, पानी के जहाज में सबसे पहले ये बात बोली जाती है कि अगर जहाज डूबने लगे तो सबसे पहले अपनी लाइफ सेविंग जैकेट पहननी है। क्योंकि अगर अपनी नहीं पहनोगे, किसी जैसे बच्चा है साथ में, कोई और इसको पहनाने के चक्कर में रहोगे, तो आप खुद भी डूबोगे और उसको भी लेकर डूबोगे। अगर अपनी पहन लोगे तो आप डूबोगे नहीं, उसको, इंसान को, सामने वाले को आसानी से बचा पाओगे, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखना। तो सारी जो कंडीशन देख रही है, इतनी सारे लोगों की जान जा रही है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार ने कोई स्टेप नहीं उठाए हैं? तो यहाँ पर कई सारे स्टेप उठाए जाते हैं, पर लेकिन ग्राउंड लेवल पर, उस लेवल पर नहीं दिखते हैं कई बार, तो उसके चलते दिक्कतें देखने को मिलती हैं। तो वेदर मॉनिटरिंग और अर्ली वार्निंग, यानी कि कहीं ना कहीं मौसम की जानकारी की जाती है, उसको मॉनिटर किया जाता है और वार्निंग भी दी जाती है अगर कोई ऐसी कंडीशन बनती है। इमरजेंसी सर्विस होनी चाहिए, खासकर मेडिकल फैसिलिटी, अगर किसी के साथ में कोई दिक्कत होती है तो वहाँ पर तुरंत इलाज पहुँचाया जाए। पिलग्रिमेज सेफ्टी और अवेयरनेस की बात की जाती है, जो भी श्रद्धालु रहते हैं उनके लिए। इसी के साथ में सोयल इरोजन और लैंडस्लाइड, ये बहुत ही कॉमन है वहाँ पर। आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि इतने बड़े बड़े पहाड़ पलट गए वहाँ पर, उसकी वजह से लोगों की जान चली गई। तो इसके ऊपर तो ध्यान देना बनता भी है यार, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और मेंटेनेंस जरूरी है, इतना ही बनाया जाए जितने जरूरी है। केदारनाथ जो मूवी बनाई गई थी सुशांत सिंह राजपूत साहब की, वो इसी पर्पज से यहाँ पर बनाई गई थी, अगर आप लोगों ने ध्यान से उसको देखा होगा, ठीक है। इसी के साथ में डिजास्टर रेस्पॉन्स एंड इवैक्यूएशन प्लान होना चाहिए, कि अगर कुछ ऐसा हो भी जाता है तो कैसे लोगों को यहाँ पर बचाना है। क्योंकि अगर कैसी कंडीशन बनती है, कम से कम इतना तो होना चाहिए कि यहाँ पर लोगों को कम से कम बचाया भी जा सके। पर लेकिन कई बार एक तरीके से इसमें भी असमर्थ हम लोग रहते हैं, जिसकी वजह से कई सारे लोगों की जान गंवानी पड़ जाती है। तो ये बहुत ऐसे इशू हैं जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट जीएस पेपर 3 के अंदर भी आप लोग यहाँ पर इसको काउंट कर सकते हैं। इसके ऊपर काम करना भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो रिलीजन के बारे में हम लोगों ने बात कर ली, फंडामेंटल राइट है, राइट टू रिलीजन। 4 धाम यात्रा के बारे में हम लोगों ने बात कर ली, पंच प्रयाग हम लोगों ने देख लिए। बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों को यहाँ पर इसके बारे में पता होना चाहिए। सारी की सारी डिजास्टर मैनेजमेंट वाला टॉपिक भी इसमें इंक्लूड हो गया, और यहाँ पर भी आप लोग चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको लेकर कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अगर कंफ्यूजन होगा तो उसको दूर करना है। तो है नहीं इंपॉर्टेंट टॉपिक काफ़ी, तो यहाँ पर देखना काफ़ी सारे लोगों की जो जान गई है, ये बातें बेसिकली यहाँ पर बता रखी है पिछले लगभग 65 दिनों के अंदर में, ठीक है। तो कैसा लगा टॉपिक जरूर बताना। और फिर से बोलूँगा, अगर कोई जाता भी है कहीं घूमने यार, मतलब अपने पैरों पर चलने लायक हो तो ही जाएं, बाकी मतलब सोचना इस बात के बारे में, जो कि मुझे पर्सनली जब मैं जाता हूँ कहीं पर तो मुझे देखने को मिलती है। तो मतलब कई बार लगता है कि यार इंसान को कम से कम ये सोचना चाहिए थोड़ा बहुत। बाकी आप लोग की राय अगर डिफर करती है इसमें, तो आप लोग अपनी राय बता सकते हैं, ठीक है, कि सही है या फिर गलत है। दोस्तों अब हम लोग चलते हैं अगले पड़ाव की ओर अपने लेक्चर के। यहाँ पर हम लोग छोटी छोटी न्यूज़ देखेंगे जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में बन सकती है, और अलग अलग सोर्सेज भी दिखाऊंगा कि कहाँ कहाँ से इस न्यूज़ को जो है वो उठाया गया है। तो पहले नेशनल लेवल की न्यूज़ के ऊपर हम लोग नज़र डालेंगे। दोस्तों ये जो न्यूज़ है इंडियन एक्सप्रेस से आप लोगों को देखने को मिलेगी, और यहाँ पर बात की जा रही है सरकार के बारे में। सरकार ने अभी एक लिस्ट इशू की है जिसमें यहाँ पर इनके द्वारा क्रिटिकल मिनरल्स की बात की है। आखिर ये क्रिटिकल मिनरल्स होते क्या हैं, पहले इनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, तभी फिर हम लोग यहाँ पर लिस्ट के बारे में बात करेंगे। आप लोग हिंदी में इसको महत्वपूर्ण खनिज बोल सकते हैं। तो अगर आप लोग इसके बारे में थोड़ा सा जाकर पढ़ोगे तो आप लोगों को यहाँ पर इसकी डेफिनेशन देखने को मिलेगी, और उसमें ये लिखा हुआ है कि क्रिटिकल मिनरल्स वो मिनरल्स होते हैं जैसे कि कॉपर हो गया, लिथियम हो गया, निकिल हो गया, कोबाल्ट हो गया, या रेयर अर्थ एलिमेंट हो गए,
जिनको यूज़ किया जाता है खासकर क्लीन एनर्जी जो टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल करने के लिए। यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं जैसे सोलर पैनल का इस्तेमाल कर लिया, किसी भी ऐसी चीज़ों में हम लोगों ने खासकर जो कि उभरती हुई इंडस्ट्री है उसके बारे में आप लोग यहाँ पर बात कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी टर्बाइन में इनका इस्तेमाल कर लिया, जिनकी जो डिमांड है वो क्विकली ग्रो होती हुई आप लोगों को नज़र आती है। तो इस तरीके जो भी आप लोगों को यहाँ पर मिनरल्स देखने को मिलते हैं उनको क्रिटिकल मिनरल्स के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, ऐसा आप लोग देख सकते हैं। अभी न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि यूनियन मिनिस्टर जो प्रहलाद जोशी हैं उनके द्वारा क्रिटिकल मिनरल की यहाँ पर लिस्ट जो है वो इशू की गई है। इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पर है कि जो प्रहलाद जोशी साहब है उनके द्वारा जब इंक्लूड ये यहाँ पर इशू की गई तो फर्स्ट एवर रिपोर्ट क्रिटिकल मिनरल फॉर इंडिया, ताकि हम लोग इस चीज़ के ऊपर फोकस दे सकें। अगर कोई ऐसी रिपोर्ट आती है तो कौन इसको प्रिपेयर करके यहाँ पर लेकर आया है, तो सीधी सीधी बात है यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ही प्रिपेयर करके लाएगी जब इसके मिनिस्टर के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। तो 30 ऐसे क्रिटिकल मिनरल जो है इनके द्वारा आइडेंटिफाई किए गए हैं। तो हमारा देश जो है वो न्यूएस्ट पार्टनर है रिसेंटली अभी मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप के अंदर में। तो क्रिटिकल मिनरल की सप्लाई जो है वो यहाँ पर अच्छे से बरकरार रह पाएगी। देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट हो और उस टाइम पर वो चीज़ अवेलेबल ना हो, तो उसको एक तरीके से सीमलेस जो अवेलेबिलिटी जो यहाँ पर लोगों तक पहुँचनी चाहिए, यानी कि कोई भी उसमें रुकावट ना आए, उस तरीके से फोकस करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। ठीक है, तो बेसिक से इन्फॉर्मेशन है कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा इशू किया गया है, क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं और किस तरीके से यहाँ पर आगे चीज़ों को लेकर चलने की बात की जा रही है। ये बहुत ही प्यारी प्यारी छोटी छोटी सी न्यूज़ है। ठीक है, ये जो न्यूज़ है इंडियन एक्सप्रेस के अंदर कवर की गई और बात की जा रही है यहाँ पर किसके बारे में, यह है दिव्या कला मेला। जो दिव्या कला मेला जो है यहाँ पर जो शब्द है दिव्या, तो आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर बात की जा रही है दिव्यांग गण के बारे में। यानी कि हम लोग बोलें तो हमारे सोसाइटी का, हमारा जो देश का वो पार्ट जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं पर फिर भी हार नहीं मानते हैं, नॉर्मली उनको हम लोग दिव्यांगन के नाम से जानते हैं। अभी एक संविधान के अंदर में आर्टिकल है, अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो वो आर्टिकल आप लोगों को पार्ट 4 में देखने को मिलेगा डीपीएसपी के अंदर में, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर में, और आर्टिकल नंबर है 41 आर्टिकल क्या बोलता है, ये राज्य की नीति के निर्देशक तत्व का, कि एक स्टेट जो है वो इफेक्टिव प्रोविजन बना सकता है राइट टू वर्क के लिए, एजुकेशन के लिए, पब्लिक असिस्टेंट के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट लोगों के लिए, ओल्ड एज लोगों के लिए, या फिर डिसेबल के लिए विद इन द कैपेसिटी ऑफ इकोनॉमी की जो भी कैपेसिटी है पर्टिकुलर सरकार की, तो यहाँ पर इनके लिए पॉलिसी बना सकता है। तो दिव्यांगन के बारे में बाकायदा डीपीएसपी में रखा गया है आर्टिकल 41 के अंदर में। एक तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को पता रहना चाहिए। ठीक है, अभी ये क्यों न्यूज़ में है, क्योंकि अभी रिसेंटली आप लोगों को देखने को मिलेगा 29 से लेकर 5 जुलाई तक का जयपुर जो कि राजस्थान के अंदर में लोकेटेड है, वहां पर दिव्य कला मेला जो है वो आप लोगों को ऑर्गेनाइज होता हुआ नजर आएगा। यानी कि एक तरीके से बोल सकते हैं कि ये स्टार्ट हो चुका है। तो इवेंट का क्या है बेसिक पर्पज, ताकि दिव्यांग जन जो है उनको आगे सपोर्ट किया जा सके और उनकी जिंदगी को थोड़ा आसान बनाया जा सके। इसी को ध्यान में रखते हुए डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, यानी कि जो हमारे देश के अंदर ये पर्टिकुलर मंत्रालय है इस पर्टिकुलर एरिया का, जिसको आप लोग हिंदी में अगर इसका नाम भी आप लोग लेना चाहिए तो दिव्यांगन सशक्तिकरण विभाग आप लोग नॉर्मली यहाँ पर बोल सकते हैं, इसके द्वारा दिव्या कला मेला यहाँ पर देखने को मिला। तो यहाँ पर जो भी एंटरप्रेन्योर है बेसिकली खासकर इस पर्टिकुलर कैटेगरी से आता है दिव्यांगन से, तो उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराने की कोशिश की जाएगी। एम है कि इकोनॉमिक एम्पावरमेंट किया जा सके दिव्यांग जन का, तो ये बेसिक फोकस आप लोगों को देखने को मिलेगा। कोई इंडिविजुअल अगर किसी एरिया से निकल कर आ रहा है और वो दिव्यांगन है तो उसकी ज़िंदगी और ज़्यादा टफ हो जाती है, तो उसको कैसे सुगम बनाया जाए इस एरिया पर पूरा फोकस लगाने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर न्यूज़ के अंदर में। ठीक है, तो दिव्यांगना ये बेसिकली दिव्या कला मेला, ये सारी चीज़ें जो हैं बेसिक चीज़ें हैं, इनके बारे में हल्का सा आइडिया एटलीस्ट आप लोग जरूर रखिएगा अगर क्वेश्चन कल को बन बैठे तो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे राज्य की न्यूज़ के बारे में, और इम्पोर्टेंट न्यूज़ है जिसके बारे में डायरेक्टली आप लोगों से क्वेश्चन पूछा सकता है। अगर मैं भी आप लोगों से पूछूं एक क्वेश्चन तो इसका आंसर आप लोग दीजिए पहले। एयरपोर्ट और इसी के साथ में यहाँ पर एरोड्रोम के अंदर में क्या डिफरेंस है, एयरपोर्ट और एरोड्रोम्स के अंदर में क्या डिफरेंस है, इसका आंसर आप लोगों को देना है। आप लोगों को अभी इसके बारे में मैं बात करूंगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एरोड्रोम्स के बारे में बात की जा रही है, लाइसेंस के बारे में। तो पिथौरागढ़ आप लोगों को देखने को मिलेगा बेसिकली नैनी सैनी एयरपोर्ट, जो कि अभी रिसेंटली उत्तराखंड के अंदर में लोकेटेड है। इसको तहत यहाँ पर दो डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन है, उनके द्वारा अप्रूवल दिया गया है किसके लिए, एरोड्रोम के लिए। तो इसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूज़ में है।
तो सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये बनती है कि यार ये आखिर एरोड्रोम है क्या, पहले तो आप लोग यही बता दो ताकि कंफ्यूजन दिमाग में न रहे। तो जो एयरपोर्ट है वो एक तरीके से बोल सकते हैं एरोड्रोम का एक्सटेंडेड वर्जन है, यानी कि पहले वो एरोड्रोम बनेगा और फिर यहाँ पर एयरपोर्ट बनेगा। यानी कि एयरपोर्ट जो है वो कंप्लीटली डेवलप एक ढांचागत विकास है इस एरिया का। इनिशियल फेज में जो होता है वो एरोड्रोम बोलते हैं उसको, यानी कि एक तरीके से एक पर्टिकुलर लोकेशन जहां से फ्लाइट के ऑपरेशन चलाए जा सके, और जहां से फ्लाइट के ऑपरेशन चलने लगते हैं फिर आगे चलकर वो एक प्रॉपर सिस्टमेटिक एयरपोर्ट भी बन जाता है। तो ये आप लोगों ने यहाँ पर सुना, ठीक है। तो यहाँ पर अभी एरोड्रोम का अप्रूवल दिया गया है यहाँ पर जो डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन है उनके द्वारा, किसको, ये है नैनी सैनी एयरपोर्ट को। तो यहाँ पर जो लाइसेंस है इसका ये ऑथराइज्ड किया गया है, जो खासकर एक तरीके से, और इसी के साथ में फिक्स की जा रही है जो फ्लाइट वगैरह यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये मुद्दा निकल कर आ रहा है कि कहीं ना कहीं एक तरीके से बोल सकते हैं कि नई कनेक्टिविटी की जो एरिया आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो एयरपोर्ट अभी यहाँ पर नहीं बनेगा, ये एरोड्रोम बनेगा, तो आगे चलकर इसके एयरपोर्ट बनने की संभावनाएं भी जो है बढ़ जाती हैं, ठीक है। तो इसके उद्घाटन की बात की जा रही है उत्तराखंड के अंदर में। इकोनॉमी से रिलेटेड न्यूज़ है आप लोगों के सामने, अर्थव्यवस्था की जो न्यूज़ है, ये जो न्यूज़ है पहली न्यूज़ आप लोगों के सामने अर्थव्यवस्था की, इसमें बात की जा रही है कोटक जनरल इंश्योरेंस पार्टनर के बारे में। ये यहाँ पर अभी इंश्योरेंस पार्टनर के तौर पर अपनी जो ज़िंदगी है वो दूसरे के साथ में कनेक्ट कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो किसके साथ में ज़िंदगी को आगे लेकर चलने की कोशिश की जा रही है, तो यह ACTYV, तो एक्टिव आई। तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर ये एक सिस्टम है जिसमें पार्टनरशिप की जा रही है ताकि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज को सपोर्ट प्रोवाइड कराया जा सके। पूरा मुद्दा क्या है समझिए, तभी आप लोग चीज़ों को अच्छे से देख पाओगे। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज जो लघु उद्योग हैं उनको कैसे इंश्योरेंस मिल सकता है, इसके लिए यहाँ पर कोटक महिंद्रा जो है वो मिलकर काम कर रही है यहाँ पर एक पर्टिकुलर इंश्योरेंस के बारे में। इसको बोलते हैं बिट साइज इंश्योरेंस प्रोडक्ट। बिट साइज इंश्योरेंस प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक बन सकता है कि आखिर क्या होता है, इसको समझाओ सर पहले। बिट साइज या फिर स्मॉल टिकट साइज इंश्योरेंस ही बोलते हैं इसको, सैसे स्मॉल टिकट साइज एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। ये एक तरह का इंश्योरेंस पॉलिसी होती है जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट या फिर नीड को कवर करती है, यानी एक तरीके किसी छोटे पर्पज के लिए तुरंत उसको अप्लाई कर दिया। तो पॉलिसी जो है यहाँ पर अवेलेबल है लोअर प्रीमियम पर, क्योंकि पर्टिकुलर एरिया के बारे में बात की जा रही है, और ऑनलाइन भी इसको परचेज किया जा सकता है इजीली, ठीक है। तो ये पहले तो ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर इसलिए जो शब्द इस्तेमाल किया गया है ये बिट साइज बोला गया यहाँ पर, तो मुझे लगा कि यार इसके बारे में देखा जाए आखिर ये है क्या, तो कम से कम इंसान को पता रहे। इसी के साथ में यहाँ पर पार्टनरशिप की जा रही है, अदर ऑफर दिए जा रहे हैं इनोवेटिव, ताकि इंश्योरेंस प्रोडक्ट को मार्केट में लाया जा सके। और ये जो चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं इससे आप लोग इनेबल देखेंगे स्मॉल बिजनेसेस जो कि फोकस कर पाएंगे यहाँ पर बेसिकली ड्राइविंग ग्रोथ में, ग्लोबल अगर बात करें और लोकल लेवल पर भी, तो यहाँ पर जो भी कंडीशन है उसको सुधार पाएंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पर एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को बता दी, पर लेकिन बाइट जो साइज या बिट साइज या फिर यहाँ पर स्मॉल सैसे वगैरह क्या है इसके बारे में एटलीस्ट थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जरूर रखना, ठीक है। इसको लेकर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इकोनॉमी के फील्ड में अगर कोई इनोवेशन लेकर आए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर, खासकर अगर बैंकिंग में हम लोग बात करें तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा सकता है कि HDFC क्रेडिला क्या है यहाँ पर। ये तो अगर आप लोग इसको जाकर सर्च करोगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि एक ऐसी कंपनी है जो कि HDFC की ही कंपनी है, तो नाम से आप लोगों को दिख रहा है, पर लेकिन ये पर्टिकुलर पर्पज के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। वो पर्टिकुलर पर्पज क्या है, वो है यहाँ पर बेसिकली एजुकेशन लोन के लिए, यानी कि जो बच्चा एजुकेशन लोन लेना चाहता है उसके लिए यहाँ पर ये कंपनी काम करती है, यहाँ पर नजर आती है। तो सबसे पहले तो याद रखिएगा RBI ने यहाँ पर रिलैक्स कर दी है कंडीशन फॉर ऑन बोर्डिंग ऑफ द न्यू कस्टमर, ये यहाँ पर HDFC क्रेडिला के लिए यहाँ पर, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो RBI यहाँ पर इन सब चीज़ों को देखता है, ठीक है। तो यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगा रखी थी तो थोड़ी ईज कर दी है, तो यहाँ पर इसके चलते चीज़ें भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। रिलैक्सेशन जो है वो सब्जेक्ट टू द एप्लीकेशन फॉर द चेंज इन द शेयर होल्डिंग ऑफ HDFC क्रेडिला, तो इसमें यहाँ पर बेसिकली नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग कंपनी के साथ में जो भी इसका बेसिकली एक शेयर है उसके बारे में बात की जा रही है। HDFC के हाल से रिक्वेस्ट की गई है, ये बेसिकली RBI ऑल्सो रिक्वेस्टेड दैट द HDFC बैंक रिड्यूस इट्स ओनरशिप ऑफ HDFC क्रेडिला ये 10% बाय द मार्च 2024, यानी कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है कि इसमें से HDFC के जो शेयर हैं उनको और रिड्यूस किया जाए। तो इसके चलते रिस्ट्रिक्शन भी इसके ऊपर लगा रखी थी। एक बैंक है ना, कई बार क्या करते हैं, अपनी एक ब्रांच तो अच्छी चला रहे हैं, फिर दूसरी ब्रांच में थोड़ा सा वो घाटा झेल लेते हैं, तो कहीं ना कहीं अपने इस तरीके से कई बार आप लोगों ने सिचुएशन देखी होगी, ठीक है। जैसे जियो मार्केट में आया था तो फ्री में प्रोवाइड कराने का मतलब क्या था कि लोग जो है एक तरीके से उसको यूज़ करना इस्तेमाल कर दें, ठीक है। तो वो वाली बातें हैं यहाँ पर, वरना अगर कॉम्पिटिशन के थ्रू आता तो शायद ही कोई यहाँ पर उसको टिकने देता, सिस्टमेटिक वे में अगर एंट्री करता तो, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, याद रखिएगा।
दोस्तों नेक्स्ट जो न्यूज़ है यहाँ पर ये साइंस की न्यूज़ आप लोगों को देखने को मिलती है और यहाँ पर साइंस के साथ साथ में हेल्थ की भी थोड़ी सी बात करूँगा क्योंकि उसी से रिलेटेड ये न्यूज़ है। बेसिकली बात की जा रही है फिश डिजीज़ के बारे में, यानी कि जो मछलियाँ होती हैं, अगर कोई आज की डेट में यहाँ पर खासकर मछलियाँ अगर खाता है, खासकर हमारे देश में अगर बात करेंगे कोस्टल एरिया में आप लोगों को काफ़ी लार्ज स्केल में चीज़ें देखने को मिलती है और उन मछलियों को अगर बीमारी है और उस इंसान यहाँ पर उन मछलियों को खाता है तो यहाँ पर दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। तो उसी को सॉल्यूशन को निकालने के लिए यहाँ पर एक एप्लीकेशन इशू किया जा रहा है, तो इसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूज़ में आ गया है। एप्लीकेशन क्या है, तो ये बात की जा रही है यूनियन मिनिस्टर जो पुरुषोत्तम रुपेला है उनके द्वारा ये लॉन्च किया गया और उनके पास में फिशरी मिनिस्ट्री है आज की डेट में। तो यहाँ पर रिपोर्ट फिश डिजीज़ यानी कि जो फिश की जो मछलियों की जो बीमारी है उसको रिपोर्ट करने की बात की जा रही है। नेशनल और इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ट्रांसपेरेंट वे में इसकी रिपोर्टिंग की जाएगी क्योंकि काफ़ी लार्ज स्केल पर इनको इंटरनेशनल लेवल पर फिर बेचा जाता है। ठीक है, जो ऐप है ये डेवलप किया गया है ICAR के द्वारा, नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज जो कि लखनऊ के अंदर में है, और नेशनल सर्विलेंस प्रोग्राम फॉर एक्वेटिक एनिमल डिजीज यानी कि जो भी ऐसे जो जानवर जो पानी में रहते हैं उनके अंदर कोई बीमारी होती है तो उसके ऊपर सर्विलांस लगाना ताकि इंसानों तक वो बीमारी न पहुंच सके। एक पॉइंट जरूर याद रखिएगा, आप लोगों को मैंने पहले भी डिस्कस किया था, इसको बोलते हैं जूनोटिक बीमारी। जूनोटिक बीमारी वो बीमारी होती है जो जानवरों से इंसानों में पहुंचती है। ठीक है, तो यहाँ पर आज की डेट में बहुत सारी ऐसी बीमारियां निकल कर आ रही हैं तो उनको रोका जा सके, ये भी एक पर्पज़ बोल सकते हैं। एप्लीकेशन जो है ये एक तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा प्लेटफॉर्म जो कि कनेक्ट करेगा फिश फार्मर्स को, यानी कि जो भी मछली पालन करते हैं तो एक तरीके से उनको भी यहाँ पर कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराएगा ताकि प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन भी मिल सके। ठीक है, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई, कोई भी डाउट इसको लेकर नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है डिफेंस के बारे में, तो ये बात की जा रही है DRDO से रिलेटेड न्यूज़ है आप लोगों के सामने। तो अगर आप लोग NDA CDS वगैरह की तैयारी करते हैं तो डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं आप लोगों के लिए। तो किसके बारे में बात की जा रही है, ये अनुसंधान जो बेसिकली अनुसंधान जो चिंतन शिविर है उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो DRDO से द्वारा यहाँ पर बेसिकली एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो कि हमारे देश में एक ऐसा एक आप लोग डिपार्टमेंट बोल सकते हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंसमेंट के अंदर आता है और रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करता है। ठीक है, इसके द्वारा ऑर्गेनाइज करा गया यहाँ पर अभी अनुसंधान चिंतन शिविर। तो ये 2023 का तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो ये एनकरेज किया गया, इसका बेसिक पर्पज क्या है, ताकि डिफेंस के फील्ड में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया जा सके। तो यह है इसका बेसिक पर्पज कि एनकरेज किया जा सके रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैसे करनी है। तो 75 टेक्नोलॉजिकल जो प्रायोरिटी हैं उनके ऊपर फोकस दिया जाएगा और DRDO टेक्नोलॉजिकल जो फोरसाइट है 2023 की वो रिलीज भी की गई थी इस ओकेजन पर कि किस तरीके से चीज़ों को आगे लेकर चलने वाले हैं। 75 टेक्नोलॉजी जो प्रायोरिटी है यहाँ पर वो फर्दर डिवाइड की गई यहाँ पर 403 टेक्नोलॉजी कैटेगरी में, ताकि देखिए डिफेंस के फील्ड में मैक्सिमम चीज़ें आज के डेट में हम लोग बाहर से खरीद कर लेकर आते हैं। तो सोचो अपने ही देश में हम लोग चीज़ें बनाने लगे और अपने ही ऊपर हमारी डिपेंडेंसी रहे तो कितना अच्छा रहेगा, इससे कितनी सारी चीज़ों को सुधारा जा सकता है। तो उससे कनेक्ट कर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो एक बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है, कोई कंफ्यूजन इसके बारे में मत रखना। दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है अवार्ड्स के बारे में। तो पुरस्कार या फिर जो सम्मान रहते हैं उससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं और दो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी को यहाँ पर अभी ऑनररी ऑस्कर देने की बात की जा रही है। तो यहाँ पर जो इनका नाम है, एक का नाम है एंजेला बेसेट और इसी के साथ में यहाँ पर मेल ब्रुक्स। तो यहाँ पर ये रिसीव करने वाले हैं ऑनररी ऑस्कर, तो उसी की वजह से यहाँ पर ये न्यूज़ में आ गया है। तो एंजेला जो ब्रेसेट है और मेल जो ब्रुक्स है यहाँ पर बेग ब्रुक्स है जो यहाँ पर इन्होंने सिनेमा के फील्ड में काफ़ी अच्छा योगदान दिया। तो इससे रिलेटेड यहाँ पर जो इनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा उसके लिए यहाँ पर ये अवार्ड इनको दिया जा रहा है और ये अवार्ड इनको प्रेजेंट किया जाएगा 2023 नवंबर के महीने में। ठीक है, तो समारोह देखने को मिलेगा आप लोगों को यहाँ पर बेसिकली कैरोल जो लिंटन। ठीक है, तो कैरोल जो लिंटन है यहाँ पर, इसी के साथ में जो यहाँ पर बेसिकली मिशेल सेटर है, तो इनको यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ये ऑल्सो रिसीव करेंगे इस इवेंट में ही अवार्ड। ये बेसिकली अगर बात करें जो पर्टिकुलर पर्सनैलिटी में से जो बेसेट है इनको जाना जाता है इनकी परफॉर्मेंस के लिए, जिसमें व्हाट्स लव गॉट टू डू विद इट और इसी के साथ में वेटिंग टू एक्सेल और नेक्स्ट यहाँ पर ब्लैक पैंथर। तो इनके ये कुछ काम है जिनके लिए यहाँ पर इनको काफ़ी ज़्यादा फेमस भी है, जिसके लिए इनको जाना भी जाता है। ठीक है, तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर इस पुरस्कार से रिलेटेड, हालांकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं पर हल्का सा आइडिया रख सकते हैं।
पर्सन इन न्यूज़, यहाँ पर ये बेसिकली कई सारी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जो कि न्यूज़ में रहते हैं उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पर बात की जा रही है रोहित जवा के बारे में। तो यहाँ पर रोहित जवा जो है वो रिसेंटली अभी न्यूज़ में है। किसकी वजह से न्यूज़ में है, पहले हम लोग ये समझ लेते हैं। तो रोहित जवा जो है उनको HUL उसका CEO MD बनाया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये अभी आप लोगों को इसलिए न्यूज़ में आ गए यहाँ पर। तो रोहित जवा चार्ज लेंगे CEO MD ऑफ HUL, ये है हिंदुस्तान यूनिलीवर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपनी है देश के अंदर में। अभी यहाँ पर जो संजीव मेहता है वो रिटायर हो रहे हैं, तो उनके बाद में यहाँ पर ये चार्ज ले रहे हैं। तो जवा है अपॉइंट किया जा रहा है एडिशनल डायरेक्टर CEO डिजिग्नेटेड ऑन द अप्रैल 1 और फिर आगे MD बन गए यहाँ पर 26 जून को। और प्रीवियसली सर्व किया इन्होंने चीफ ऑफ जो ट्रांसफॉर्मर है फॉर यूनिलीवर इन लंदन। तो इनके जो भी यहाँ पर इसके एरिया है वहाँ पर इनके द्वारा काम किया जा चुका है। इनके द्वारा अपना करियर स्टार्ट किया गया था यहाँ पर 1988 में, और यहाँ पर अब इनकी मेहनत और लगन से इस पर्टिकुलर पोस्ट पर यहाँ पर ये पहुँच गए हैं, ठीक है। इसी के साथ में एक और इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, फेडरल बैंक को RBI का अप्रूवल मिल गया है कि AP होटा को अपॉइंट किया जा सके चेयरपर्सन। तो यहाँ पर किसकी बात की जा रही है, तो यहाँ पर अभी जो बेसिकली फेडरल बैंक को जो है बेसिकली अप्रूवल मिला है कि पार्ट टाइम चेयरमैन बनाया जा सकता है AP होटा को। तो 27 ईयर जो यहाँ पर बैंकिंग का एक्सपीरियंस रखने वाले पर्सनैलिटी हैं, इनके द्वारा काफ़ी काम किया है टेक्नोलॉजिकल फील्ड में भी। और मैनेजिंग डायरेक्टर है, चीफ जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है यहाँ पर NPCI के अंदर में भी 2009 से लेकर 7 तक का। और ये अपॉइंट किया जा रहा है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ फेडरल बैंक लिमिटेड, ये बेसिकली 15 जनवरी से, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग याद रखते हैं। तो यहाँ पर कुछ रोक लगी थी, अभी यहाँ पर RBI से अप्रूवल के बाद में चीज़ें आगे बढ़ पा रही हैं अच्छे से, ठीक है। ये है यहाँ पर आप लोगों का क्वेश्चन एंड आंसरिंग जो सेशन होता है, यहाँ पर आप लोगों का बेसिकली एक छोटा सा सेशन होता है जिसमें कई सारे क्वेश्चन होते हैं और इंपॉर्टेंट होते हैं, डिस्कस करेंगे इसके बारे में। क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, कौन सी कंट्री ने अभी रिसेंटली होस्ट की G समिट 20 जो G7 की जो समिट थी 2023 में अंदर, यहाँ पर कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, ये जापान या फिर USA। सही आंसर क्या है ये आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट बात की जा रही है, कौन सी कंट्री ने अभी अनवील किया सेमीकंडक्टर स्ट्रेटजी, जिसमें वो सेमीकंडक्टर के ऊपर फोकस करेंगे ताकि एशियन जो कंट्री है जैसे ताइवान हो गया, चाइना हो गया, ये इन देशों पे से अपनी डिपेंडेंसी हटा सकें। तो फ्रांस, इटली, ये UK और यूरोपियन यूनियन किसके द्वारा यहाँ पर ये काम किया जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है कि किस इंस्टीट्यूट के द्वारा रिलीज किया गया वर्ल्ड हेल्थ स्टैटिस्टिक 2023, WHO, OCED, ठीक है, OECD, यूनेस्को या फिर CUGH। तो यहाँ पर तो कॉमन सेंस ही आप लोग बता सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन नहीं है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, अगर न्यूज़ में रहे तो कई बार आप लोगों से पूछा सकता है। बात की जा रही है व्लादिवोस्तोक के बारे में। तो ये एक बंदरगाह यानी कि एक पोर्ट है जो कि यहाँ पर कौन सी कंट्री के अंदर में है, यूक्रेन, रसिया, मोल्डोवा या फिर बेलारूस। सही आंसर आप लोगों को यहाँ पर बताना है। इनका क्वेश्चन का आंसर दीजिए। एक CSAT का भी क्वेश्चन है, इसको आप लोग अटेम्प्ट कीजिए, फिर इसका आंसर आप लोगों को बताया जाएगा। तो इनको सबको अटेम्प्ट करिए, तब तक हम लोग काम करते हैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लोकेशन के बारे में, ठीक है। तो आज की इंपॉर्टेंट लोकेशन है, इसको बोलते हैं नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी। सबसे पहले तो लोकेटेड कहाँ पर है, तो ये गुजरात के अंदर में लोकेटेड है। यहाँ पर अहमदाबाद हो गया, इसके पास में आप लोगों को देखने को मिलेगी यहाँ पर ये, ठीक है। तो नाल सरोवर जो बर्ड सेंचुरी है वेस्ट ऑफ अहमदाबाद में देखने को मिलेगी। ये बेसिकली सनंद जो विलेज है उसमें, ये लार्जेस्ट वेटलैंड जो है बर्ड सेंचुरी है इन गुजरात, और वन ऑफ द लार्जेस्ट है इंडिया के अंदर में। इसको 1969 में यहाँ पर एक तरीके से जो बर्ड सेंचुरी डिक्लेयर किया गया, ठीक है। ये बेसिकली रामसर साइट बनाई गई 2012 में। इसी के साथ में यहाँ पर नेचुरल फ्रेश वाटर लेक देखने को मिलेगी, जो कि लार्जेस्ट नेचुरल वाटर भी है थार डेजर्ट के अंदर में। तो उसके साथ भी आप लोग इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं, ठीक है। और अगर गुजरात से आते हैं, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन जाएगा। तो कन्फ्यूजियाना कतई नहीं है, ठीक है, कन्फ्यूजियाना मना है, ऐसा बोल सकते हैं। G7 की जो समिट देखने को मिली जापान में देखने को मिली, यानी कि एशिया के अंदर देखने को मिली। इस समिट के अंदर में कई सारी इंपॉर्टेंट बातें की गई। सबसे पहले तो ये 49th नंबर की समिट थी, ये याद रखिएगा, 49वें नंबर की, जो कि रिसेंटली अभी देखने को मिली थी। और यहाँ पर ये कहाँ पर, ये हिरोशिमा जो पर्टिकुलर एरिया था उसमें आप लोगों को देखने को मिली। तो फोकस ये किया गया कि न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट करना है, इनके न्यूक्लियर जो बॉम्ब बनाने के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करना है। और यूक्रेन के चलते जो अभी ये रसिया और यूक्रेन की लड़ाई चल रही थी, उसके चलते रसिया पर और सैंक्शन कैसे ठोकने हैं उसके ऊपर भी यहाँ पर डिस्कशन किया गया था, ठीक है। कौन सी कंट्री के द्वारा अनवील किया गया सेमीकंडक्टर स्ट्रेटजी, तो याद रखिएगा ये यूके है। यूके नहीं चाह रहा कि वो किसी भी तरीके से एशिया के ऊपर डिपेंडेंट रहे, तो अपनी खुद की 1.2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं आने वाले टाइम में, ताकि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री अपने देश की खुद की हो और उसको अच्छा बढ़ावा दिया जा सके। वर्ल्ड जो हेल्थ स्टेटिस्टिक है यहाँ पर कौन प्रस्तुत करता है,
तो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन प्रस्तुत करता है। इसके बारे में मैंने पहले बताया था कि कौन कौन सी रिपोर्ट ये प्रस्तुत करता है। तो सबसे पहले ये रिपोर्ट 2005 में पब्लिश की गई थी। इस रिपोर्ट के हिसाब से पेंडेमिक जो है वो एक तरीके से 20 मिलियन डेथ जो है उसकी वजह से हुई हैं और कई सारे लोगों की ज़िंदगी जो है बर्बाद की है पेंडेमिक ने। कई सारे जो बच्चे अनाथ किए हैं पेंडेमिक ने, कई सारी जो औरतें हैं विधवा हो गई और कई सारे लोगों की वाइफ बेसिकली यहाँ पर गई पेंडेमिक की वजह से। तो कई सारी रिपोर्ट यहाँ, कई सारी बातें इसके द्वारा पब्लिश की गई है। ठीक है, व्लादिवोस्तोक पोर्ट जो है ये सबसे पहले तो आप लोग लोकेशन देख लीजिए। यहाँ पर ये सी ऑफ जापान है, इधर आप लोगों को नॉर्थ कोरिया देखने को मिलेगा। यहाँ पर जब आप लोग देखेंगे यहाँ पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा व्लादिवोस्तोक पोर्ट। ठीक है, इसी के साथ में जारूबिनो पोर्ट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये लोकेशन है। ठीक है, तो दोनों आसपास में है पर लेकिन कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं है। ओके, कुछ और बेसिक इन्फॉर्मेशन कि चाइना के द्वारा अप्रूव कर दिया गया रशियन पोर्ट व्लादिवोस्तोक एज ए ट्रांजिट हब, ताकि यहाँ पर कई सारा जो सामान है एक दूसरे की प्रोविंस में लाया और ले जाया जा सके। तो उसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूज़ में था। सी सेट से रिलेटेड क्वेश्चन है, आंसर क्या होगा? आंसर यहाँ पर डी होगा। तो इसको आप लोग देख लेना, एक्सप्लेनेशन भी है आप लोगों के सामने। बाकी इंपॉर्टेंट लोकेशन हम लोगों ने अच्छे से देख लिए। अब बात करेंगे आज की वोकेबलरी के बारे में, यानी कि जो आज का शब्द भंडार है वो आप लोग की वोकेबलरी इंप्रूव होता हुआ यहाँ पर नजर आएगा, उसके ऊपर हम लोग नजर डालते हैं। तो ये है कुछ नए शब्द जो कि आप लोग की अंग्रेजी इंप्रूव करेंगे और आप लोगों को नई दुनिया में ऐड कराएंगे। कई बार बेइज्जती हो जाते हैं, नहीं शब्द समझ में नहीं आया, तो इसलिए पता होना चाहिए। कई बार क्वेश्चन समझ में नहीं आते कई सारे शब्द की वजह से। ठीक है, पहला है फोरबोन, इसका मतलब रोकना, यानी कि किसी इंसान को कोई इंपल्सिव काम करने से रोकना, पोलाइटली किसी चीज को नहीं, एक तरीके से फ्रेज करना भी आप लोग कह सकते हैं कि हाँ ये काम न हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा वरना दिक्कत हो सकती है। तो एक तरीके से पोलाइट तरीके से रोकना किसी इंसान को। ठीक है, ये है यहाँ पर पहले, इसका मतलब होता है बचाव, यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि किसी चीज़ को टाल देना भी बोल सकते हैं आप लोग, कहीं ना कहीं एक तरीके से बचाना बोल सकते हैं। तो इसके लिए पहले वर्ड यूज़ कर सकते हैं। परनीसियस होता है हानिकारक। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो शब्द है कहीं ना कहीं एक तरीके से हार्मफुल जो इम्पैक्ट है उसको कम करने की कोशिश करता है, एक तरीके से उसको रोकने की कोशिश करता है। तो हानिकारक प्रभाव का होना, तो किस तरीके से यहाँ पर एक तरीके से जो इफेक्ट होता है उसको कम किया जा सकता है। धीरे धीरे कोई भी ऐसा तरीका खोजा जाए ताकि ये मिटाया जा सके। फाइस्टी देखने को मिलेगा, यानी कि लड़ाकू, यानी कि जो कई बार एक्साइटेड रहता है बस लड़ने के लिए, तो ये शब्द यूज कर सकते हैं। एरुडिशन होता है यहाँ पर, ये क्या होता है? ये भी एक काफी डिफरेंट सा शब्द है यहाँ पर। अगर देखोगे कई ये शब्द कई बार ना, अगर आप लोग देखो इनको जितना यूज करोगे इनके बारे में उतना ही आप लोग समझते जाओगे। ये होता है ज्ञान का सागर, और इसी के साथ में पांडित्य लिखा हुआ है, यानी कि पंडित इंसान है ना, इंसान भाई साहब ज्ञान का एक तरीके से सागर आदमी है। तो इस तरीके से शब्द आप लोगों ने कई बार यहाँ पर सुने होंगे। तो बड़े ही इंटरेस्टिंग से प्यारे से शब्द हैं, इनके ऊपर आप लोग सेंटेंस फॉर्म करना, और जैसे ही सेंटेंस फॉर्म करोगे अच्छे से तो फिर आप लोग इनको लंबे समय तक याद भी रख पाओगे, और कभी यूज करना हो किसी के लिए तो आप लोग इनको यूज भी कर सकते हैं। कई सारे बच्चे रेगुलर यूज कर रहे हैं, अच्छा लगता है, तो आप लोग भी इसका पार्ट बनकर अपनी जो नॉलेज है उसको इनहेंस कर सकते हैं। ठीक है, करोगे यूज कि नहीं बताना जरूर। दोस्तों कैसा लगा आज का डिस्कशन जरूर बताना, और इसी के साथ में 5 बजे एप्लीकेशन के ऊपर पहुंच जाना क्विज अटेम्प्ट करने के लिए, वो सबके लिए होता है, तो अच्छे से उसको अटेम्प्ट करना और अपनी प्रिपरेशन को चेक करना कि किस तरीके से आप लोग चीज़ों को प्रिपेयर करके चल रहे हैं। और लेक्चर का फीडबैक जरूर देना, लाइक या डिसलाइक करके, इससे मुझे पता चलता है कि ये लेक्चर कैसा आप लोगों को लग रहा है। और इसी के साथ में लाइफ को एंजॉय करते रहो और आगे बढ़ते रहो। अभी 6 महीने चले गए, पूरे 6 महीने आप लोगों के हाथ में हैं, तो उनको शानदार तरीके से निचोड़ सकते हो, अपनी जिंदगी को एक सही डायरेक्शन में लेकर चल सकते हो। आपकी जिंदगी है, सुधारनी आप लोगों को पड़ेगी, कोई और सुधारने नहीं आएगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। तो जब तक खुद रेस्पॉन्सिबिलिटी आप लोग नहीं लोगे, इसके अंदर में कोई भी चेंज नहीं आने वाला है। तो अपनी जिंदगी की रेस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में लेकर चीजों को आगे बढ़ना है। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी जैसे ईपीएफओ के बैच की बात की थी, तो 31 अगस्त तक उसकी डेट एक्सटेंड कर दी गई है। पर लेकिन अगर आप लोगों को यूपीएससी में आप लोगों को एडमिशन लेना है, तो वो 3 जुलाई तक मैंने आप लोगों को बोल रखा है कि उसको यूज कर सकते हैं। जो आप लोगों को बेसिकली पूरा डिस्काउंट वाला कूपन बताया था, ये कस्टमर केयर पर भी बात कर सकते हैं आप लोग यहाँ पर एप्लीकेशन के ऊपर में, जहां पर आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो कई सारे बच्चे मुझे मेल कर रहे हैं, तो मुझे मेल मत किया करो यार, आप लोग मुझे मेल तभी करो अगर कोई दिक्कत हो, वरना कस्टमर केयर पर हेल्प चैट के थ्रू आप लोग बातें कर सकते हो यहाँ पर, और व्हाट्सएप पे कॉल भी कर सकते हो। तो सारी फैसिलिटी अवेलेबल है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ से इसको एंजॉय कर सकते हो। इसी के साथ में एप्लीकेशन किस किस ने डाउनलोड कर लिया है ये जरूर बताना, क्योंकि जल्द ही 50,000 वहाँ पर कंप्लीट होने वाले हैं, और सारी एनसीईआरटी हिंदी और इंग्लिश में भी आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाने वाली है। उसके लिए टीम लगी हुई है, तो जल्दी ही सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, तो अच्छे से एंजॉय करते रहो, अपनी पढ़ाई पर फोकस करो और फीडबैक जरूर दिया करो, क्योंकि फीडबैक से चीज़ें अच्छी होती हैं अगर आप लोग अच्छा फीडबैक देते हो तो। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ है एंजॉय करार। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।